A very good afternoon, all of you. Jai Shri Krishna. Long awaited session on obesity. Uff, ये obesity, ये मोटापा, ये जिद्दी मोटापा, हम परेशान हो जाते हैं। जैसे जैसे दिवाली नजदीक आ रही है वैसे एक डर भी साथ में हमारा बढ़ते जा रहा है कि हमारा वेट गेन होने वाला है और हम फिर से हमें एक फाइट करनी होगी अपने बढ़े हुए वजन से, राइट? I know this issue is same with all of us. फेस्टिव सीजन फास्टिंग जरूर होती है पर साथ में बहुत सारी फेस्टिविटीज के कारण बहुत सारी मिठाई और ऐसा खाना जो काफी रिच होता है, कैलोरी रिच होता है। तो कहीं ना कहीं हमें पता होना चाहिए कि कैसे हम इस फाइट को रोक सके या हम ऐसा कुछ प्रिंसिपल्स जाने जिसका ध्यान रखते हुए हम अपने वेट को बिल्कुल कंट्रोल में रखें, राइट? तो इस विषय की ओर बढ़ने से पहले मुझे लगता है कि कुछ क्वेश्चंस है जो हमेशा हमें सताते रहते हैं और उनके आंसर्स भी आप लोगों के पास में है। जैसे सबसे ज्यादा जिद्दी कौन होता है? आंसर इज फैट्स, है ना? क्या है जो आता है पर जाता नहीं? हमारा बढ़ा हुआ वजन। कौन सी ऐसी मशीन है जिससे हमें सबसे ज्यादा डर लगता है? यस, एनी गेसेस? Weighing scale. इट्स वेइंग मशीन, राइट? तो बस कुछ भी कह दे पर डॉक्टर हमें वेइंग मशीन पर खड़े ना होने कह दे। हम कहीं पर भी हिमालय के शिखर पर जाकर खड़े हो सकते हैं बट नॉट ऑन वेइंग मशीन। दैट इज द सिचुएशन व्हेन वी हैव ओवरवेट। ये इतना डरावना सा, ये इतना जिद्दी सा, ये इतना अनकंट्रोल्ड सा वेट गेन जो हो जाता है हमारा, क्या ये सही में इतना हमें लाइलाज कर देता है? क्या हमारे पास कोई उपाय नहीं बच जाता है? But with this session, this problem is solved. You will be made aware of the 1,000 possible ways that you can deal with your ziddy fats. सिर्फ होता यह है कि हमें पता नहीं होता है। There is lack of information. हम भारत देश से हैं और भारत ने एक बहुत ही सुनहरे से चिकित्सा पद्धति को जन्म दिया है, दैट इज आयुर्वेद, एंड वी आर सो प्राउड ऑफ इट। पूरे दुनिया में हम फक्र से कह सकते हैं कि वी आर फ्रॉम द लैंड ऑफ आयुर्वेद। Then why not we not know about the solutions that Ayurveda provide for a simple yet stubborn health issue like obesity, जिसने हम हर घर में अपना जो कहते हैं कि पूरा जाल बिखेर दिया है। बच्चे से लेकर बड़ों तक, बूढ़ों तक ओबेसिटी जो है वो बहुत ज्यादा फैल चुकी है, हो चुकी है। हाउ कैन वी डील ओबेसिटी विथ आयुर्वेदा? लेट अस वेलकम टुडे स्पीकर डॉक्टर सोनाली मानधने जी, जिन्होंने अब तक वीएलएफ को नायाब 14 सेशंस दिए हैं ऑन हेल्थ अवेयरनेस विद आयुर्वेदा विद डिफरेंट टॉपिक्स। और आज का टॉपिक की राह तो काफी समय से थी मुझे। फाइनली डॉक्टर सोनाली इज हियर to deal with the most awaited topic, how to fight obesity, how to overcome obesity with Ayurveda. डॉक्टर सोनाली जी जालना से है, senior practitioner है, and she is a practitioner of classical Ayurveda, and she is doing all the therapies, Ayurvedic therapies, which relates with the seasons. अलग अलग सीजन में अलग अलग आयुर्वेद की टेक्निक्स होती हैं जो इंसान को हेल्दी, यंग और एनर्जेटिक रखने के लिए बहुत ज्यादा कामयाब है। तो ऐसे जब भी सीजन चेंज होता है, whenever I happen to talk to her, she says that her I mean people for the therapies are like in a queue. तो होता ये सब इतना सक्सेसफुली पॉसिबल हो पाता है when one is following season, आयुर्वेदा, दिनचर्या, ऋतुचर्या जो हम बोलते हैं, और अपने जो त्रिदोष है वात पित्त कफ, उसके बारे में हम थोड़ी भी बेसिक जानकारी अगर रख पाते हैं तो वी आर एबल टू डील विद आवर
so-called budding health issues very effectively with Ayurveda. So let us once again welcome Dr. Sonali ji on this, with this group, who's waiting eagerly to know what it is all about. Thank you so much रानी जी and बहुत ही प्रिविलेज लग रहा है आज, क्योंकि मुझे ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, मेरे पेशेंट्स भी बहुत ज्यादा है इस पर, तो मुझे आज शेयर करने में बहुत खुशी हो रही है और सबका ही फेवरेट टॉपिक है एक्चुअली। एंड शुरू करते हैं। सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और नवरात्रि के साथ अगर कुछ आप ये अच्छा नॉलेज लेके आपके लाइफ स्टाइल में इम्प्लीमेंट करें तो सिर्फ एस्थेटिकली आप अच्छे नहीं दिख सकते, आप बहुत सारी बीमारियों को भी दूर रख सकते हैं। तो मेरी कोशिश ये रहेंगी कि बहुत ही इजी वे में आपको मैं समझाऊं, फिर भी अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो हम एंड ऑफ द सेशन सारे क्वेश्चंस देखेंगे, क्योंकि बीच में अगर क्वेश्चन पूछे तो थोड़ी लिंक मिस हो जाती है, कुछ पॉइंट्स रह जाते हैं बताने के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे इस सेशन में। बेसिक चीजों से हम समझेंगे पहले कि व्हाट आर द कॉजेस, वो जानना सबसे जरूरी है, बिकॉज आयुर्वेदा इज नॉट ओनली क्यूरेटिव शास्त्र, ये प्रिवेंटिव भी है। तो बेसिकली हमको प्रिवेंशन के लिए कॉजेस, व्हाट आर द कॉजेस, क्यों बढ़ता है वेट, कैसे बढ़ता है वेट, जब बहुत बढ़ जाता है तभी हमको पता चलता है, हमको लगता है कि ऑल ऑफ अ सडन ऐसे बढ़ा है, बहुत रेयर केसेस में ऑल ऑफ अ सडन वेट गेन होता है। हम सबसे पहले जानेंगे कि वेट कैसे गेन होता है, क्यों गेन होता है। सबसे बेसिक चीज जो है, मतलब सबका फेवरेट टॉपिक, इसलिए कोई भी चाहता है कि मेरा वेट लॉस हो, कॉम्प्लीमेंट मिले लोगों से, स्पेशली फीमेल्स बहुत ज्यादा इसके बारे में रहती है, लेकिन जो चीजें करनी पड़ती है उसके लिए थोड़ा सा सबका क्या बोल सकते, थोड़ा पीछे रहते हैं उसके लिए। वाई वेट लॉस, वाई क्यों करना है आपको वेट लॉस, इसके लिए पहले जानते हैं। बिकॉज देखो आयुर्वेदा में ना एक प्रशंसनीय पुरुष, यानी जो एकदम परफेक्ट पर्सन होना चाहिए, उसकी एक व्याख्या दी गई है। सममांस प्रमाणस्तु, सममांस प्रमाणस्तु यानी आपके जो मसल्स है वो एकदम प्रॉपर होने चाहिए, कहीं तो फूल रहा है, कहीं तो कम हो रहा है, सुडोल होना चाहिए शरीर, यानी आपका फैट जहां पर जितना चाहिए उतना ही, कहीं तो आपके बाहें लटक रही है, कहीं तो आपका पेट लटक रहा है, कहीं तो आपके हिप्स में ज्यादा ये है, दिस शुड नॉट हैपन। और आपकी इंद्रियां जो होती है, यानी आपकी आंखें, कान, नाक, आपकी स्किन, ऑल द इंद्रियाज लाइक हाथ पैर, ये सब एकदम सुदृढ़, यानी जो भी उनका काम है वो प्रॉपरली कर सके, उनको ही बेस्ट पुरुष यानी प्रशंसनीय पुरुष कहा गया है। उन्होंने अष्टो निंदित पुरुष यानी 8 निंदित पुरुष कौन से होते हैं समाज में, जिससे कि वो समाज में प्रॉपरली रह नहीं सकता है, उसकी हंसी होती है, उसमें वन ऑफ द अष्टो निंदित पुरुष यानी उसमें स्थौल्य यानी जो भी मोटे इंसान रहते हैं उनको अष्टोनिंदित पुरुष कहा है। उसमें से एक अष्टोनिंदित पुरुष स्थौल्य है, यानी स्थूलता यानी मोटापा। जो भी हम देखते हैं, जो भी मोटे लोग होते हैं वो इजीली हर काम कर सकते हैं क्या, मतलब समझो अगर बहुत एक आधी मोटी सी लेडी है और वो उसके फ्रेंड के साथ 2 व्हीलर पे जाना चाहती है, तो इतना जल्दी इजीली रेडी हो जाएगी क्या वो उसको कैरी करने के लिए? नहीं। ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स है, उनकी सहन शक्ति कम रहती है, उनका फिजिकल स्ट्रेंथ कम होता है, उनमें एक टाइप का सुस्ती होता है, ये सब चीजें हम आगे सिम्टम्स में भी देखेंगे। इसके लिए वेट रिड्यूस करना है एस्थेटिकली, यानी जैसे आप दिखना चाहते हैं, जो एक आपका प्रेजेंटेशन होना चाहिए। बहुत मोटे लोग अच्छा कपड़े नहीं पहन सकते हैं, अच्छा खुद को प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, उनको थोड़ा डीमोटिवेटेड रहते हैं, वो हमेशा मतलब मन से भी उनको ऐसे लगता है कि आई कैन नॉट गो अहेड, ये चीजें उनके साथ होती है। इसके लिए वेट रिड्यूस करना है। तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉज क्या है, भले आप एस्थेटिक पर्पस के लिए वेट रिड्यूस ना करें, भले आप बाकी सब चीजों के लिए वेट रिड्यूस ना करें, लेकिन जो वेट गेन होता है उसके कारण बहुत सारी बीमारियों का घर आपका शरीर बनना शुरू हो जाता है। एंड देन फिर नंबर ऑफ बीमारियां, नंबर ऑफ मेडिसिन,
एंड फिर एक मेडिसिन से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, फिर इतना ग्रुप ऑफ बीमारियां, ग्रुप ऑफ डिसीजेस, वैसे ही आप सब कुछ कर नहीं पाओगे। इसके लिए हमको वेट रिड्यूस करना है। तो कैसे गेन होता है वेट? बहुत सारे कॉजेस हैं, लेकिन सबसे बेसिक कॉजेस क्या है, कोई बता सकता है? सबसे बेसिक कॉज होता है फूड एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज। जैसे आयुर्वेदा में भी ये 5000 साल पहले जब वेट गेन नाम की या ओबेसिटी नाम की कोई बीमारी नहीं रहती थी, क्योंकि सबका खान पान अच्छा था, सब एक्सरसाइज करते थे, व्यायाम करते थे, फिर भी उन्होंने तभी ये चीज बता के रखी है। क्यों? क्योंकि ये आगे की लाइफस्टाइल की उनको आशंका थी। तो इसमें सबसे ज्यादा फूड, यानी फूड जो होता है वो एक तो अति प्रमाण में खाना, बार बार खाना, मात्रा से ज्यादा खाना, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा खाना, बहुत ज्यादा स्पाइसी जो आपके बॉडी को सूटेबल नहीं है वो खाना, सबसे ज्यादा गुरु यानी जड़, मधुर मीठा, शीत यानी ठंडा, स्निग्ध यानी तला हुआ या ऑयली फूड, ये जो 5 टाइप के फूड है, इससे सबसे ज्यादा वेट गेन होता है। आप जिनका भी वेट बढ़ा हुआ है वो खुद ही थोड़ा बहुत मन में टैली कर ले कि हम हमारे फूड में इसमें से क्या क्या है। मधुर यानी स्वीट, सिर्फ शक्कर वाली मधुरता नहीं, जिसका टेस्ट भी स्वीट होता है। फॉर एग्जाम्पल मैदा है, फॉर एग्जाम्पल आलू है, इन चीजों से भी। और जब ये पूरा फ्राइड में जाता है तो उसके साथ ऑयली चीज भी मिक्स हो जाती है। फिर उसके साथ हम एक बड़ी बोतल कोल्ड ड्रिंक की लेके पी लेते हैं, ठंडा चिल्ड, उसमें भी शुगर भी जाता है एंड ठंडा भी रहता है। इस टाइप का फूड, ये सब फूड्स अभी बहुत ज्यादा प्रमाण में, मतलब सिर्फ बड़ों का ही नहीं, बच्चों का भी, यानी जंक फूड तो है ही कॉज, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा प्रमाण में खाना। हाँ, वंस इन अ व्हाइल आपने महीने में एक बार खा लिया, इट्स ओके, लेकिन आप रोज ही आज ये कल वो परसों वो ऐसा खा रहे हो तो इसमें एक तो न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है और दूसरा है कि फैट ही फैट बढ़ता जाता है। फिर उसमें बहुत सारे ये जितने भी सिम्टम्स अपने को दिखना शुरू हो जाते हैं, वो ऐसा धीरे 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 बढ़ता है। और फिर आपको जब कहीं तो भी कुछ कारण हो जाता है, देन आप नोटिस करते हो और फिर आप वेट रिड्यूस करने के पीछे लगते हो। ये जो खाना खाने की चीजें हैं, ये खाने की बहुत बार आदत पड़ जाती है, जैसे बच्चों में पड़ रही है। दूसरा होता क्या है कि आपका मन, यानी सबसे मेजर रोल इसमें मन का है। बहुत बार क्या होता है कि देख के आपको इच्छा हो जाती है, बहुत बार स्ट्रेस रहता है, एंजाइटी रहती है बहुत लोगों को, तो उसमें वो लोग जैसे चिप्स खा लेते हैं, कुरकुरे के पैकेट्स खा लेते हैं, बिस्किट्स खा लेते हैं, जो भी अवेलेबल होता है वो खाना शुरू कर देते हैं। तो उसमें आपके मन की कंडीशन ठीक नहीं रहती है। और जैसे आपकी जो 2.5 इंच की जीभ है, हम मैक्सिमम क्या, हम 99% टाइम्स हम सिर्फ अपने टंग के लिए, हम टेस्ट बर्ड्स के लिए खाते हैं। हमारे बॉडी का समझना, खाते समय सोचकर खाना, ये बहुत ही कम लोगों में होता है। आई नो दैट अभी के टाइम में थोड़ा अवेयरनेस बढ़ गया है, थोड़े लोग कॉशियस हो गए हैं, वो बहुत अच्छी बात है, उसका प्रमाण बढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से तो। बट इस तरह से मन का बहुत बड़ा रोल है खाने के साथ। दूसरा रोल क्या है कि दूसरी चीज क्या है, जब हम ये रिपीटेड खाना शुरू करते हैं तो फैट की क्वांटिटी बढ़ जाती है और फिर उससे फिर से एक साइकिल बन जाती है, जैसे उसी से फिर वापस ज्यादा भूख लगना, ज्यादा प्यास लगना, खाना पानी, और फिर सुस्ती आना, तो हम लेटे रहते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल रहती है बहुत लोगों की। तो इन सब चक्कर में ना फैट की क्वांटिटी शरीर में बढ़ते जाती है, और ये जो साइकिल है, इसको अगर आपने कहीं पर भी ब्रेक नहीं किया तो ये बढ़ते जाता है, देन सारी बीमारियों को साथ में लेकर आता है। दूसरा मेजर कॉज है अव्यायाम, यानी लैक ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज, बहुत लोग एक्सरसाइज के नाम पर करते क्या है, उठते हैं, थोड़ी दूर टहल के आ जाते हैं, कहते हैं कि मैं वॉकिंग करके आया हूँ। दैट इज ओनली यू आर ब्रीदिंग ऑक्सीजन मोर, बाकी कुछ नहीं है। उन सब चीजों से वेट रिड्यूस नहीं होता है।
एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है कि एक प्रॉपर टाइम में आपके बॉडी को आप थोड़ा सा स्ट्रेच करो, आपके मसल्स को थोड़ा काम पे लगाओ, तो जो मसल का जब वर्कआउट बढ़ता है ना, तो बेसिक मेटाबॉलिक रेट, एक बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है, यानी आपका जो मेटाबॉलिज्म या पचन या फैट का मेटाबॉलिज्म जो होता है वो बढ़ता है, क्योंकि मसल वो फैट यूज करता है एंड देन एनर्जी आपको देता है। इसलिए एक्सरसाइज का रोल बहुत ज्यादा है। मेटाबॉलिज्म जो होता है ना, कि एक बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है, मतलब बहुत लोगों में बहुत ज्यादा मेटाबॉलिक रेट रहता है, तो मतलब वो नेचुरली भी रह सकता है, तो उनका वेट कम रहता है। लेकिन बहुत इसमें जैसे फीमेल्स में बेसल मेटाबॉलिक रेट ये कंपैरेटिवली मेल के कम रहता है, इसलिए फीमेल्स में वेट जल्दी जल्दी बढ़ता है। तो ये बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ाना है आपको, आपके मसल को काम पे लगाना है, आपके फैट को आपको यूज करना है, तो उसके लिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। और एक्सरसाइज कैसा चाहिए फिर? विग्रस चाहिए। विग्रस यानी आपको पसीना आना चाहिए। जब तक सबक्यूटेनियस फैट बर्न नहीं होगा, आपके स्किन के नीचे जो फैट्स है वो बर्न होके पसीने के रूप में बाहर नहीं आएंगे, तब तक आपका वेट लॉस होने वाला ही नहीं है। तो इसके लिए हमको करना क्या है कि विग्रस एक्सरसाइजेस करने हैं। विग्रस यानी फॉर एग्जांपल एरोबिक टाइप का एक्सरसाइज, फॉर एग्जांपल जो भी आपको सूटेबल हो। कुछ नहीं हो रहा है ना, तो आप थोड़ा फास्ट वॉकिंग इतना भी आप करोगे ना, तो भी आपको उसका फायदा होगा। तीसरा कॉज क्या है कि हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण। हार्मोनल इम्बैलेंस में हाइपोथायरॉइडिज्म यानी जिसका टीएसएच लेवल बढ़ जाता है, उसकी थायराइड ग्लैंड बहुत कम काम करने लगती है, वो उससे भी बेसल मेटाबॉलिक रेट आपका कम हो जाता है एंड देन आपको वेट गेन होना शुरू होता है। चौथा कॉज क्या है? बहुत बार जेनेटिक रहता है, मतलब हेरिडिटरी कॉज रहता है। पेरेंट्स में पूरे फैमिली में अगर ऐसी हिस्ट्री है वेट मोटापे की, तो वो बच्चों में भी, वो पर्सन्स में भी वैसा मोटापा आना शुरू होता है। पांचवा कॉज होता है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में भी वेट बढ़ ही जाता है। नेक्स्ट कुछ कॉजेस में ऐसा है कि स्लिप कम होना, यानी जो नींद कम आती है, बहुत लोगों को स्ट्रेस होता है, तो इन कंडीशंस में ना कॉर्टिजोल नाम का एक हार्मोन बढ़ जाता है, जो कि इंसुलिन का भी लेवल बढ़ा देता है, और उसके वजह से ब्लड में का शुगर कम हुआ कि आपको बार बार भूख लगती है, और फिर उसके कारण वेट गेन होना शुरू होता है। ये ज्यादा खाने के वजह से ही वेट बढ़ता है। तो सबसे बेसिक दो ही कॉजेस है, एक तो फूड हैबिट्स एंड दूसरा है लैक ऑफ एक्सरसाइजेस। इतना अगर हम अच्छे से इसको थरली समझ जाए कि कैसे फूड हैबिट्स होने चाहिए, कैसा एक्सरसाइज करना है, कैसे इन दोनों का बैलेंस बनाना है, कैसे कंटिन्यूएशन में आपको मोटिवेटेड रहना है वेट रिड्यूस करने के लिए, ये चीजें जब आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी, तो आपका वजन अपने आप ही कम हो जाएगा। कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती है। बस सिर्फ इन तीन चीजों में कभी भी ब्रेक नहीं आना चाहिए कहीं पर भी, तो आप ये इसको कंसिस्टेंटली कर सकते हो। आगे अभी जैसे सिम्टम्स हमने देखे कि आपके अब शरीर बढ़ना शुरू हो जाता है, इंचेस बढ़ जाते हैं, बहुत बार मतलब भूख बहुत बढ़ जाती है, उसकी सहन शक्ति कम हो जाती है, लिथार्जी आ जाती है, सुस्ती, कुछ भी जैसे यहाँ से वहां उठ के जाना है तुरंत, तो वो बोलेगा रुक जाओ मैं थोड़ी देर से जाऊंगा। इस तरह से जो सिम्टम्स है वो दिखते हैं। उसके बाद में कुछ मेंटल सिम्टम्स भी दिखते हैं, जैसे डिप्रेशन आ जाता है बहुत लोगों को। बहुत लोग कहीं पर भी जाने को, डिसेबिलिटी हो जाती है, जैसे सोचते ही रहते हैं कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मैं ये कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा, मेरे वजन के कारण मुझे लोग हंसेंगे तो नहीं। इस तरह से उसके कारण सोशल एक डिटैचमेंट शुरू हो जाता है, कहीं जाना आना बंद कर देते हैं। ये मेंटल लेवल पे उनमें चेंजेस दिखते हैं। और फिर डिसीजेस का तो घर ही बन जाता है, डायबिटीज आ जाता है, हार्ट डिसीजेस आ जाते हैं, उसके बाद में हाइपरटेंशन आ जाता है, फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी हड्डियां घसना शुरू हो जाती है। देखो आयुर्वेदा में भी ये चीज बताई है, क्योंकि आयुर्वेदा में जब पचन हो जाता है तो उसके बाद में रस धातु, फिर रक्त धातु, फिर मांस धातु, फिर मेद धातु। मेद धातु यानी फैट,
ये चीज बताई है। अगर कंटिन्यूअसली सिर्फ मेद धातु का ही पोर्शन बढ़ता गया तो उसके बाद के जो धातु है यानी अस्थि धातु यानी बोन्स एंड जॉइंट्स, उसके बाद है मज्जा धातु यानी आपका न्यूरोलॉजिकल जितना भी कंस्टिट्यूएंट है बॉडी में, जैसे ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, नर्व्स है। उसके बाद में होता है शुक्र धातु यानी आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड ओवम, स्पर्म, ये। इसमें अगर फैट ही फैट बढ़ता जाए तो मेदो वृद्धि के कारण आगे के जो धातुएं होती है वो वीक बनते जाती है, यानी आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी हड्डियां घिसना शुरू हो जाएंगी। उसकी वजह से बहुत लोगों को नी जॉइंट पेन है, वर्टिब्रल कॉलम के डिसीजेस है, जॉइंट पेन्स शुरू हो जाते हैं, ये होता है। उसके बाद में मेमोरी लॉस होता है। एक वो जो अभी हमने देखा डिसेबिलिटी, डिप्रेशन, ये भी चीजें मज्जाक्षय की वजह से होती है। उसके बाद शुक्र धातु यानी बहुत फीमेल्स वजन के कारण ना कंसीव नहीं कर पाती हैं, उनको बार बार मतलब वेट रिड्यूस करने के लिए डॉक्टर्स कहते हैं, और वो अगर उसमें सक्सेसफुल नहीं रही तो बहुत बार उनको सिर्फ उसी एक कॉज की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होते रहता है एंड देन वो कंसीव नहीं कर पाती। इस तरह से मेद वृद्धि के इफेक्ट्स या फैट बढ़ने के या वेट गेन होने के इफेक्ट्स बहुत ही डेंजरस है, जो हम इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं, ये सब चीजें आज हम जानेंगे। हमको वेट बढ़ने नहीं देना है। ये वेट बढ़ा है कि नहीं, बहुत बार शरीर एज इट इज दिखता है लेकिन बढ़ा वजन ऐसे अंदर से बढ़ने लग जाता है, तो उसका एक क्राइटेरिया है बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स। यानी बॉडी मास इंडेक्स एक कैलकुलेशन होता है जिसमें आप कौन से स्टेज में हो, आपका वेट व्यवस्थित है या अंडरवेट हो या ओवरवेट हो या ओबेज हो, इसमें डिफरेंशिएट कराता है। एंड वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि आपको अलर्ट होना पड़ता है कि आगे आपकी बीमारियां ना आए, इसके लिए बीएमआई। तो बीएमआई में होता क्या है, आजकल तो एप्स रहते हैं उसमें भी आप देख सकते हो, नहीं तो आपका वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। अगर आपका वेट और किलोग्राम, वेट इन किलोग्राम आपको पता है, और हाइट को जो अपन फीट में कैलकुलेट करते हैं उसको मीटर में आप कन्वर्ट करिए, उसका स्क्वायर करिए, उसका डिवाइड करके जो पोर्शन जो भी फिगर आएगा वो आपका बीएमआई रहेगा। तो बीएमआई 18.9 टू 24.9, इतना अगर आपका बीएमआई है इसके बीच में तो आपका एवरेज हो आप, मतलब आपका वेट एकदम प्रॉपर है। लेकिन अबव 25 अगर आपका रहता है, मतलब अबाउट 25 टू 28 29 ऐसा आपका बीएमआई होता है तो वो ओवरवेट में आता है। एंड अबाउट 29 30 इज ओबेस। ओबेस यानी आप हाई रिस्क में हो, मतलब आपका इतना अगर बीएमआई है तो आपके शरीर में एंट्रिया हो चुकी है सारे डिसीजेस की, ऐसा समझ ही लेना आप। तो इस ये जो होता है ना 25 इज आपको अलार्म साइन कि आपको वेट रिड्यूस करना ही पड़ेगा। अब इसमें हम देखते हैं फैट लॉस क्या होता है, वेट लॉस क्या होता है। बहुत बार ना वेट लॉस इज लाइक आपके फैट का भी लॉस हो, मसल का भी, बोन्स का भी, वाटर का भी, जो जो आपके बॉडी में कंटेंट्स है जो वेट पकड़ कर रखे हैं बॉडी का, उसका अगर लॉस होता है तो कंप्लीटली वेट लॉस होता है। एंड अगर फैट लॉस यानी सिर्फ इंचेस लूज हो रहे हैं आपके, लाइक आपका सिर्फ पेट का गर्थ कम हो रहा है, आपका थाइस का गर्थ कम हो रहा है, आपका हाथ का गर्थ कम हो रहा है, तो वो फैट लॉस समझेंगे आप। तो इसमें सबसे अच्छा क्या होता है, वेट लॉस। समझो आपको लूज मोशंस हो गए एक 3-4 दिन और उसमें आपका सडन वाटर लॉस हो गया है, बहुत सारी चीजें, मतलब अब बीमार हो बहुत 2-4 दिनों से दूसरे कोई कॉज की वजह से, 8-15 दिन से, महीना भर से, तो उसमें बॉडी का वेट लॉस होता है। दैट इज अनदर थिंग। वेट लॉस इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। total weight loss for due to these causes, this is not good for your health. अगर सिर्फ फैट लॉस करते हुए आपका बॉडी मास लीन होता है दैट इज ओके। फैट लॉस हो ही नहीं रहा है बहुत ज्यादा, सिर्फ वेट लॉस मतलब फैट लॉस अगर हो रहा है एंड उसके साथ बॉडी मास लीन हो रहा है तो दैट इज ओके, वही होना चाहिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा वो भी हम जानेंगे। तो कभी भी समझ लो सिर्फ
मतलब कभी कभी ऐसे होता है, पेशेंट्स आते हैं और कहते हैं कि इन 15 दिनों में हमारा वेट तो रिड्यूस ही नहीं हुआ है, पर समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि आपके इंचेस लॉस होते हैं, फैट लॉस होता है और वेट तुरंत कम नहीं होता है। वेट बहुत सारी ऑर्गन्स में जो मतलब समझो मास मसल में जो फैट है या बोन का जो वेट है उसके कारण आपका बॉडी वेट दिखता है। बट सिर्फ फैट लॉस भी अगर आपका होता है, सिर्फ इंचेस लॉस भी अगर आपका होता है, वेट आपका बहुत कम नहीं होता है, दैट इज ऑल्सो ओके। तो वो हेल्दी रहने के हिसाब से एकदम प्रॉपर है। अभी फैट कैसे गिना जाता है या वेट कैसे गिना वेट तो हम स्केल पे गिनते ही हैं, लेकिन फैट को कैसे गिना जाता है तो उसमें बहुत सारे मशीन्स इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन अभी अपने पास है नहीं, तो अपन क्या करेंगे, सिर्फ अपन इंचेस काउंट करके रखेंगे। जब भी हम वेट रिड्यूस करने का कोई प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको एक वेइंग स्केल आपके घर में होना चाहिए, एक दूसरा आपके पास एक मेजरिंग टेप होना चाहिए, आपने वो वेइंग एक चार्ट भी होना चाहिए। एवरी 10 डेज आप आपका वेट एंड आपका इंचेस इंचेस कहाँ पर आपने कहाँ से स्टार्ट किया था, ऑनेस्टली कहाँ से स्टार्ट किया था। समझो आपने अम्बिलिकस पे आपका इंच काउंट करना है, आपका हिप्स का काउंट करना है, आपके थाइस का काउंट करना है, या फिर आपके जो भी पोर्शन में आपको लगता है कि मेरा वेट मेरा फैट यहाँ ज्यादा है तो वहां का काउंट करके सेम वे में आप नेक्स्ट टाइम भी काउंट करोगे। सेम ड्रेस में ही काउंट करिए तो आपको एग्जैक्ट आइडिया आता है। और अगर अच्छे से इंचेस लॉस हो रहा है तो दैट मीन्स आपका फैट लॉस अच्छे से हो रहा है। वेट के बारे में मैं बोलती हूँ बहुत पेशेंट्स को कि आप एक वेइंग स्केल घर में रखिए और रोज एक स्पेसिफिक टाइम पे आप वजन करके देखिए। अगर आपका वजन कम होने के बजाय आधा किलो भी बढ़ा है तो पहले आप उस आधा किलो वजन को कम करिए, उसके लिए ज्यादा एफर्ट्स दीजिए, नहीं तो वो आधा किलो का 2 किलो, 2 किलो का 4 किलो कब हो जाता है आपको पता भी नहीं चलता है। सो यू हैव टू स्टैंड ऑन योर स्केल डेली। कोई भी एक स्पेसिफिक टाइम, ऐसा नहीं कि आप आज आपने खाने के पहले किया, कल आपने खाने के बाद किया, ऐसा नहीं, एक टाइम फिक्स करिए तो आपको एग्जैक्ट आइडिया आता है और उसका एक नोट रखना है आपको। और दूसरी बात ये होती है कि जैसे मैं मतलब डरने के लिए आपको खड़ा नहीं होना है, आपको आपका मॉनिटरिंग करने के लिए खड़ा होना है, आपको आपके वेट को मॉनिटर करते आना चाहिए। भले ही वो कम नहीं हो रहा है लेकिन बढ़ना नहीं, इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अब हम देखेंगे कैसे वेट रिड्यूस करना है। वेट रिड्यूस करना इट्स अ बिग टास्क। आप सोचो तो जल्दी जल्दी हो जाता है, लेकिन अगर आपको पहले से ही लगता है कि मेरा वजन कम नहीं होता है तो वो कुछ भी कर लो, वजन कम नहीं होने वाला है। बहुत लोग ना एक्सेसिव डाइट करते हैं, एक्सेसिव डाइट फॉर 7 डेज, फॉर 10 डेज, फॉर 15 डेज और 1 महीना, तब उनका रिड्यूस भी हो जाता है। लेकिन आफ्टर दैट क्या होता है, जैसे ही ये सब छोड़ते हैं वेट बहुत स्पीडीली बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये सही तरीका नहीं है डाइट करने का। आप जो चाहे डाइट प्रेफर करो, जो भी आपको दीक्षित डाइट अच्छा लग रहा है, आपको जो भी, मतलब मैं किसी के पद्धत को ना बोलूंगी नहीं कि ये गलत है, क्योंकि उन्होंने भी बहुत स्टडी करके वो पैटर्न डिसाइड किया होता है। लेकिन सिर्फ ऐसा डाइट पकड़िए जो आप 6 महीने साल भर अगर आपको करना है, वेट रिड्यूस करने के लिए इतना टाइम देना ही पड़ता है। समझो आपका वेट 30 किलो ज्यादा है तो 30 किलो वेट रिड्यूस करना ऐसा जादू नहीं होता है कि हम 3 महीने में 30 किलो वेट रिड्यूस कर लेंगे। लेकिन जितना 3 महीने में आप करोगे वैसे ही चौथे महीने में आप 20 किलो वेट गेन भी कर सकते हैं। ऐसा भी होता है अगर आपने प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया तो, और वो होता ही नहीं है, 90% लोगों में वो मेंटेन नहीं होता है। तो इसके लिए हमको करना क्या है कि एक डाइट रेजिम को आपको स्टिक रहना है। डाइट तो आपको करना ही पड़ता है, डाइट यानी नॉट दैट काइंड ऑफ डाइट। आपको जितनी चीजें जैसे मैंने बताया है, गुरु, मधुर, शीत, स्निग्ध, ये 5 चीजें तो आपको कंप्लीटली बंद करनी पड़ती है, तब जाके आपका जो कैलोरीज नया जो फॉर्म हो रहा है वो फॉर्म होता नहीं है, और उसके साथ जो बनी हुई कैलोरीज है उसको आपको यूज करना है। तो समझो आपने एक डाइट रेजिम लिया तो आपको उसको स्टक रहना है।
बहुत बार होता क्या है ना कि एक स्टेज के बाद में आपका वेट रिड्यूस, आपने बहुत सेम मेहनत आप कंटिन्यू कर रहे हो, लेकिन एक स्टेज के बाद में आपका मेहनत उतना रहने के बावजूद ना वेट रिड्यूस होना बंद हो जाता है। तो एक डॉक्टर गिबलर करके हैं जो ओबेसिटी स्पेशलिस्ट है यूएस में, उनका एक ये पढ़ा था मैंने, तो उसमें उन्होंने लिखा था कि एक पॉइंट होता है बॉडी में, वेट सेट पॉइंट कर कर, तो उस पॉइंट पर जब आप आ जाते हो, जब आप कंटिन्यूअस कर रहे हो, समझो आप लो कैलोरी डाइट भी ले रहे हो, एक्सेसिव एक्सरसाइजेस भी कर रहे हो, और अगर आपका समझो 10 किलो वजन कम हो गया है, तो 10 किलो वजन के बाद वो स्टेगनेंट हो जाता है, कुछ टाइम के लिए होता है, ये मैंने भी देखा है। तो वो जो वेट सेट पॉइंट होता है उस टाइम पे अगर आपने और मतलब आपको आपकी बॉडी क्या होती है ना, अडेप्ट कर लेती है उतने कैलोरी में काम करना, फिर आप और लो कैलोरी डाइट, उससे भी लो कैलोरी डाइट लेने लग गए, तो बॉडी क्या करेगी, बॉडी को स्टार्वेशन से रोकना है ना खुद को, तो बॉडी क्या करती है, आपकी भूख बढ़ा देती है, बॉडी क्या करती है, आपकी इच्छा बढ़ा देती है खाने के लिए, ऐसा कुछ स्ट्रेस आ जाता है, एंजाइटी प्रोड्यूस हो जाती है बॉडी में, जिससे आप खाना खाना शुरू कर देते हो। उस टाइम पे आपको मोटिवेटेड रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अभी मैंने देखा कि पेशेंट्स ऐसा जो समझो उनका 5-6 किलो वजन पिछले 6 महीने में बढ़ा हुआ है, लास्ट 2-3 मंथ्स में जितना भी वेट बढ़ा हुआ है, वो जब हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो वो फटाफट कम हो जाता है, तो वो बहुत हैप्पी रहते हैं, और फिर उसके बाद में उनको लगता है चलो ठीक है, आप थोड़ा सा ये खा लेंगे, थोड़ा सा वो खा लेंगे, क्या फर्क पड़ रहा है, वेट तो रिड्यूस हो ही रहा है। ऐसी भी गलतियां करते हैं। तो इसके लिए मन के लेवल पे पहले ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है। आपके मन को आपको स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, मतलब मन को आपको मोटिवेटेड तो रखना ही पड़ेगा, और स्ट्रांग बनाना है, मतलब आपको आपका मेंटली आप प्रिपेयर्ड हो जाना चाहिए, आपका माइंडसेट एकदम स्ट्रांग होना चाहिए कि मुझे वेट लॉस करना है। अब चाहे दिवाली आ जाए या दशहरा आ जाए, मैं मीठा खाऊंगी ही नहीं, ये जब तक आपका मन ठान नहीं लेता है ना, और ठाना हुआ आपको कंटिन्यू भी करना है। बहुत बार आपका मन कहता है कि नहीं ये नहीं खाना है, फिर भी सामने देखते हुए हम खाना शुरू कर देते हैं, हमारा हाथ आगे बढ़ जाता है। तो ये चीजें रोकना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको कंटिन्यूअसली मोटिवेटेड रहना पड़ता है। सुबह उठते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि आप सोचते हैं कि मैं आज से डाइट करूंगी, और उसी दिन ऐसा कुछ हो जाता है कि आपके सामने बहुत सारी चीजें आकर रह जाती है, और आपको ऐसा रहता है कि आपको खाना ही पड़ता है। उस टाइम में सही आपकी परीक्षा रहती है। ये परीक्षा से जब गुजर जाते हो आप, तो आपका मन एकदम स्ट्रांग बन जाता है, एंड देन आप उसमें प्रोसीड करना शुरू करते हो। तो पहले मन की ट्रीटमेंट करना, उसके लिए भी थोड़ा सा प्राणायाम करना जरूरी है। उसके बाद में हम फिजिकल ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम डाइट पे आएंगे। मैं यूजुअली मेरे पेशेंट्स को एक डाइट चार्ट बताती हूँ, जो एक कॉमन डाइट चार्ट है। कुछ पेशेंट्स में हमको उसको चेंज भी करना पड़ता है, लेकिन आज मैं वो डाइट चार्ट आपके साथ शेयर करूंगी। इसमें यूजुअली मतलब जैसे आयुर्वेदा में डाइट में ज्यादातर जैसे वजन अगर आपको कम करना है तो सब दालें बताइए, मूंग की दाल, उड़द की दाल छोड़ के सारी दालें बताई उन्होंने। मूंग की दाल है, अरहर की दाल है, मसूर की दाल है, ये खा सकते हैं। उसके बाद में उन्होंने जो छोटे छोटे अनाज होते हैं जिसको हम आजकल मिलेट्स कहते हैं, उसमें उन्होंने कुल्थी बताया है, ज्वारी बताया है, सॉरी कोदो, मतलब जो बहुत सारे मिलेट्स आ रहे हैं आजकल, वो सब हमारे आयुर्वेदा में पहले से बताया हुआ है। तो मटकी बताया है। तो अभी अभी के एरा में अगर हम देखते हैं तो बहुत बार डाइट प्लान में प्रोटीन इंटेक ज्यादा बताया है। क्यों? तो जब प्रोटीन इंटेक ज्यादा बढ़ाते हो आप, तो फैट लॉस होता है और बॉडी मास लीन बन जाता है, इससे आपके शरीर का नुकसान नहीं होता है। तो इसमें ये सब खाते हुए मैंने एक कंपैरेटिवली मतलब एक कॉमन डाइट चार्ट बनाया है। और वो क्यों बनाया है, वैसा क्यों खाना चाहिए, इसका भी मैं रीजन दूंगी। सबसे पहले तो आपको सिर्फ 2 मील्स ही लेना है, ये आप फाइनल करना पड़ेगा, आपको माइंड को आपको ऑर्डर देनी पड़ेगी कि आपको सिर्फ 2 मील्स ही लेना है।
ऐसा होता है कि आप एकदम से 4 बार 3 बार खाने वाले लोग एकदम 2 मील्स लेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं मुझे तो हेडेक होता है, मुझे तो चक्कर आती है। अनलेस कोई आपको डायबिटीज जैसा इशू नहीं है, आप आराम से 2 मील्स खा सकते हैं। उसमें सिर्फ आपके माइंड को आपको ऑर्डर देना है कि मैं सिर्फ 2 ही बार आपको फूड मिलने वाला है, तो आप आपका अंदर का एनर्जी जो है आप आपका मैनेज कर लेना। तो डे 1 2 3 में आपको थोड़ी सी तकलीफ होती है, लेकिन 4th डे से आप नॉर्मल इसमें शुरू हो जाता है। आपको टाइमिंग क्या रखना है ये आप पर डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि मैं 5 बजे उठती हूँ और मुझे भूख जल्दी लगती है तो मैं 11 बजे खाना खा लूंगी, दैट्स ओके। आपको जो टाइम सुटेबल है आप उस टाइम पे आपका फर्स्ट यानी लंच आप उस टाइम पे रखेंगे एंड डायरेक्टली आप डिनर पे जाएंगे। ये 2 चीज है। दूसरी चीज क्या है कि हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीजें हम अवॉइड करने को बोलते हैं। इसमें दूध और दूध से बनी हुई चीजें हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आती है। गेहूं और गेहूं से बनी हुई चीजें ये हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आती है। तो यूजुअली हम पेशेंट को कहते हैं कि आप 1 महीना दूध और गेहूं ये बंद करिए, धीरे धीरे हम बाद में रीस्टार्ट करेंगे। लेकिन ये 2 जब शुरुआत में आप इसको बंद कर देते हो तो आपका रिड्यूस होना, वेट रिड्यूस होना, और इसके साथ तीसरा होता है शक्कर। ये 3 चीजें 0 अगर कर दिया आपने तो अपने समझो आपने फॉर एग्जाम्पल आपका कुछ इंजुरी है कुछ है और आप ज्यादा घूम फिर नहीं रहे हो तो भी आपका वेट रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो इसमें अभी 2 मील्स लेना है आपको, तो दूध की चीजें नहीं है तो आपको कोई चाय वाय नहीं लेनी है। आपको सिर्फ पानी, बहुत हो गया तो आपको एक आधा ग्रीन टी ले सकते हैं। जो लंच होता है ना उसका एक सीक्वेंस बताती हूँ मैं। पहले आपको ना ताजे दही की, सिर्फ छाछ एक ऐसा कंटेंट है जो दूध से बना हुआ है एंड आप इस रीजन में ले सकते हो। तो ताजे दही का बना हुआ छाछ चाहिए, जो आधी कटोरी रात में लगाया आपने, सुबह उसको फेंट लिया और अच्छा ग्लास भर के पानी डाल दिया। उसमें जीरा, नमक, पुदीना जो आपको डालना है आप डाल सकते हो। पहले आपको 1 गिलास छाछ पी लेना है। बहुत लोग होते हैं जिनको छाछ से तकलीफ होती है, तो यूजुअली जब खट्टी छाछ या 2 दिन की या फ्रिज में रखे हुए दही की या फ्रिज में बना के रखी हुई ठंडी छाछ उससे तकलीफ होती है, तो अगर आपने ताजे दही की नॉर्मल टेम्परेचर की छाछ ली तो यूजुअली हमने देखा है कि उनको तकलीफ नहीं होती। बट कोई अस्थमेटिक पेशेंट है, कोई सर्दी वाले पेशेंट है, तो वो ये चीज अवॉइड कर सकते हैं, उसकी जगह 1 गिलास गर्म पानी पी सकते हैं। तो पहले छाछ लेना है। दूसरा उसके बाद जो कटोरी आएगी आपकी वो होंगी दाल की। तो इसमें कोई भी दाल, अभी जैसे मैंने बताया उड़द की दाल छोड़ के आप कोई भी मिक्स दाल ले सकते हैं, कोई एक दाल ले सकते हैं। आपको कट्टी दाल खाना है आप कट्टी दाल खा सकते हैं, आपको पतली दाल छोकी हुई पीना है आप वो पी सकते हैं, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो आप 1 बाउल दाल या फिर 1 बाउल अच्छा बॉइल्ड स्प्राउट, ये दोनों में से कोई भी एक चीज आप ले सकते हैं। तो ये क्यों है मैं आगे आपको बताती हूँ। तीसरा आपका कंटेंट क्या होना चाहिए, सैलड्स। लेकिन सैलड्स हम कच्चा नहीं खाएंगे, कच्चा खाने से गैसेस बढ़ जाती है और फिर वात बढ़ने से फिर से भूख बढ़ जाती है। तो हमको ऐसा नहीं लेना। आप जो भी सैलड बना रहे हैं, मोस्टली मैं प्रेफर करती हूँ कि आप किस के सैलड बनाओ, कट करके मत बनाओ। किस लो, ज्यादा बहुत सारी चीजें एक साथ मिक्स करने के बजाय रोज एक एक टाइप का खाओ। फॉर एग्जाम्पल आज आपने ककड़ी का ले लिया, उसमें थोड़े से अनार के दाने डालो, उसमें नमक जीरा ऊपर बुरका के रखो और कटोरी ढक के ना गरम तवे पे 2 मिनट रख दो, तो वो हल्का सा स्टीम हो जाता है। या एकदम ड्रॉप ऑफ घी में आप बघार लो और वो उसमें डाल दो और ढक के रख दो, तो वो स्टीम हो जाता है। देन इट म्हणजे वो हानिकारक नहीं होता है, वो उससे वात बढ़ता नहीं। वो आप सैलेड खा सकते हैं। इसमें कोई भी दही वाला रायता नहीं खाना है। इसमें बहुत सारी चीजों का सैलेड हम यूजुअली मैं रेकमेंड नहीं करती हूँ, क्योंकि एक ही टाइप का अग्नि हमको चाहिए। हमारा अग्नि ऐसा बटना नहीं चाहिए, इसके लिए अलग लग रहा है, उसके लिए अलग लग रहा है, उसके लिए अलग ऐसा अगर हुआ ना तो डाइजेशन में गड़बड़ होती है। डाइजेशन में गड़बड़ हुआ कि फिर आगे का जो मैकेनिज्म है वो कम हो जाता है, हमको वो नहीं चाहिए। इसलिए आज अगर आपने ककड़ी खाई तो कल गाजर खाइए, तीसरे दिन मूली खाइए, ऐसे अलग अलग आप खा सकते हैं। और जितना अच्छे से स्टीम करके खा रहे हो दैट इज गुड फॉर योर हेल्थ। उसके बाद
ये सब होने के बाद जब आपको जितनी आपको भूख है उतनी मिलेट्स की रोटी, ज्वार की रोटी, बाजरे की रोटी अगर आपको सूट करती है, रागी की रोटी, चावल मिक्स करके चावल की रोटी, ऐसा रोटी एंड सब्जी, सब्जी आप भरपूर खाओ। उसमें भी आप कोई भी एक ही टाइप की सब्जी खाओ। इसमें आप तिल्ली की चटनी ले सकते हो, खोपरे की चटनी ले सकते हो टेस्ट के लिए, पुदीना कोथिंबीर की चटनी ले सकते हो टेस्ट के लिए, उसके साथ में नींबू ले सकते हो। आप जो भी मतलब आप अगर आपको लगता है कि मेरे को पत्ते की सब्जी खाना है, वो ड्राई हो रही है, तो आप दाल के साथ बना लो उसको, आप चूर के खा सकते हो। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि और आपको भूखा नहीं रहना है, तो जितनी आपको भूख है आप उतना लीजिए। इसमें रोटी जो भी खा रहे हो उसको आप घी लगा के खाओगे, दाल या सब्जी जो भी ले रहे हो या दाल जो पी रहे हो उसमें भी आप 1 चम्मच घी डालोगे, मतलब 1.5 चम्मच घी आपको सुबह के फूड में लेना है। अच्छा ताजा घर का बना हुआ घी होना चाहिए। ये हो गया लंच। इसके बाद में आप पानी, और पानी पीते हुए या छाछ पीते पीते बीच में और भी आप छाछ पी सकते हो, या जो भी आपका लिक्विड कंटेंट है। समझो अभी फूड कैसे लेना चाहिए, मैं हर टाइम बताती हूँ फूड कैसे लेना चाहिए कि 4 पार्ट कंसिडर करना चाहिए आपके स्टमक के, 2 पार्ट आपके सॉलिड के होंगे, 1 पार्ट लिक्विड का होगा और 1 पार्ट हवा के लिए छोड़ना है। तो अभी लिक्विड का पार्ट तो हमने ले ही लिया है, छाछ लिया है, दाल लिया है, ये चीजें आ गई है। तो सॉलिड के 2 पार्ट्स में हमने सैलेड डाला है और रोटी सब्जी डाली है, ये हो गया है। और फिर 1 पार्ट हमारा खाली रहेगा, तो खाली रहने के हिसाब से एकदम गच्छ, एकदम टच पेट, यानी बोलते हैं ना अपन बहुत एकदम टाइट हो गया है पेट, इतना खाना नहीं खाना। एक समझो आपको एक 1/4 रोटी की भूख अभी भी है, तो आप खाना छोड़ दीजिए। तो दैट मीन्स कि आपका जो अंदर का चर्निंग मूवमेंट है उसके लिए आपने जगह छोड़ दी है, और फिर वो अंदर जाके पचना शुरू हो जाता है। ये लंच का टाइम, लंच का रेजिम बता रही मैं। उसके बाद आपको आफ्टरनून में कुछ भी खाना नहीं है। फिर आपका डिनर का टाइम डिसाइड कर लो। जब भी आपको भूख लगती है दोपहर में, ऐसा लगता है, भूख लगती नहीं है क्योंकि ये इतने फाइबर्स आपके इसमें जाते हैं ना, तो भूख लगती ही नहीं है। जब आपको इवनिंग में आप डिनर का एक टाइम सेट कर लो, समझो आपने सुबह 11 बजे खाया है, तो यूजुअली 6 घंटे में आपको भूख लग जाती है, तो 5 बजे नहीं हो रहा है आपका, तो 7 बजे भी आप उसको स्किप कर सकते हो। और बीच में आप गर्म पानी ले सकते हैं, नॉर्मल वाटर ले सकते हैं, ग्रीन टी एक आधा ले सकते हैं, और आपके मन को डाइवर्ट करते चलो। जब भी आपको लगता है नहीं यार मुझे भूख लग रही है, मैं बच्चों को दे रही हूँ, मैं थोड़ा सा एप्पल तो भी खा लेती हूँ, मैं थोड़ा सा ये तो भी खा लेती हूँ, मैं थोड़ा सा, ऐसे मन जब करता है तो उसको डाइवर्ट करना शुरू कीजिए। कहीं तो एक जगह रखिए, रूम रखिए कहीं तो एक मन में, कि वो उधर चला जाए। फॉर एग्जाम्पल म्यूजिक सुन लीजिए, फॉर एग्जाम्पल किसी को कुछ बनाने में इंटरेस्ट है तो आप बनाना शुरू कर दीजिए, कुछ ड्राइंग करना है उसमें चले जाइए, किसी को साफ सफाई करनी है आप उसमें घुस जाइए। तो ऐसा होता है ना कि आपको काम समझो बहुत ज्यादा है, जिस दिन आपको समय ही नहीं मिला खाने के लिए, तो आपको भूख भी नहीं लगती है। भूख लगी भी और वो टाइम आपने अवॉइड कर दिया, तो आपका काम शुरू रहता है। आपको कुछ तकलीफ होती है क्या उस दिन? कुछ भी नहीं होती है। लेकिन बाद में जब आपको याद आता है आज मैंने खाना नहीं खाया, तो आप डबल खाना खा लेते हो। तो वैसे करना नहीं है, भूख को डिले करना है, सो दैट अंदर के जो फैट है वो बॉडी शुरू कर दे यूज करना। और फिर जब जब आपका टाइम होता है तब आप खाना खाते हो, तो लो कैलोरी फूड देना है बॉडी को। अब रात के खाने की बारी आती है, तो रात के खाने में यूजुअली मैं ऐसा रेकमेंड करती हूँ पेशेंट को कि आप 1 बाउल मील, वो बाउल छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, आपके हिसाब से, बड़ा इतना भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, आपके भूख के हिसाब से आपको बाउल की साइज डिसाइड कर दी। तो अब ये 1 बाउल मील में जाएगा क्या? इसमें जाएगा दलिया। तो आप बोलोगे मैंने तो गेहूं छोड़ दिया है, तो बाकी जो मिक्स दलिया, मतलब जो भी आप फूड मैंने जैसे अभी आपको बताया कि आपको मिलेट्स है, मूंग है, इसको आप थोड़ा सा सेक लो और रॉ पिसवा के ला लो, उसको आप हल्की सी छोक लगा दो, अदरक लहसुन डाल दो और कुकर में सीटी ले लो 4-5, तो बहुत टेस्टी वाला बन जाता है दलिया। इसमें आप नींबू डालो, कोथिंबीर डालो, जो भी आपको एडिशनल डालना है, जीरे की पाउडर डालो। देखो डाइजेशन के लिए अपना इंडियन जो फूड हैबिट्स है वो सबसे बेस्ट है।
लेकिन अभी हम क्या करते हैं, उसका मिसयूज करते हैं। तो जितना भी अपना मसाले का डब्बा है वो पूरा डाइजेशन से भरा हुआ है, वो बीमारी ना होने के लिए है। लेकिन हम हर चीज, जैसे मिर्ची ज्यादा डाल देंगे, हम मसाले ज्यादा डाल देंगे, और वैसी चीज उससे फिर क्या होता है, एसिडिटी बढ़ती है, एसिडिटी से इंडाइजेशन, इंडाइजेशन वेट गेन, ये सब चीजें होती है। तो जो भी यूज कर रहे हो, समझो आप मसाले कुछ यूज कर रहे हो, तो मसाले का साइज कितना होना चाहिए, पिंच ऑफ मसाला आपको उसमें डालना है। और जीरा अगर डालना है तो थोड़ा सा जीरा आपको उसमें डालना है। इस तरह से आप मसालों का यूज करिए। तो जो भी आपका डाइट है, रात का डिनर, तो इसमें हमको 1 बाउल मील लेना है। एक तो आप वो मिक्स वाला दलिया ले सकते हैं, दूसरा है छिलके की मूंग की दाल या मूंग, अच्छे से धो के सेक के आप उसको सिजा के उसमें भी एक छोटी सी बघार डाल के वो ले सकते हैं। तीसरा है इसमें चावल कम और दाल ज्यादा, ऐसी खिचड़ी बना सकते हैं। इसमें 2-3 टाइप के दाल डाल के, थोड़ा सा चावल डाल के खिचड़ी बना के खा सकते हैं। उसमें भी सारे वेजिटेबल्स, पर मैं ऐसा बोलती हूँ वेजिटेबल्स एक साथ सब मत डालिए, सिर्फ कोई एक, समझो आपको मटर डालना है, आप सिर्फ मटर डालिए। आपको सिर्फ प्याज डालना है, आप सिर्फ प्याज डालिए। आपको टमाटर डालना है, एक ही टमाटर डालिए। तो आपका अग्नि डिवाइड नहीं होता है। ये ले सकते हैं। इसके बाद में आप सूप्स ले सकते हैं, कोई एक टाइप का सूप ले सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हो, बट उसमें बहुत सारे एडिशनल चीजें जैसे कॉर्नफ्लोर ये वो नहीं चाहिए। पांचवी चीज है कि आप मिक्स दाल का पराठा ले सकते हैं। समझो आपको ऐसे लगता है कि मेरा पेट नहीं भरा है, सुबह मेरा खाना ठीक से नहीं हुआ है, मुझे भूख ज्यादा लग रही है, तो आप जैसे सारी दालें, ज्वारी का आटा, ज्वारी और चावल थोड़ा सा सेक के, चावल नहीं भी डाले तो चलता है, लेकिन ज्वारी और ऐसे 2-3 दालें मिक्स करके पिसवा के ला लिए, तो उसका पराठा, उसमें आप सब डाल सकते हो, पराठा बना के वो खा सकते हो आप। तो ये, और इसके बावजूद अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ये सब नहीं खाना है, तो आप जितना सुबह का बाकी सब चीजें छोड़कर रोटी सब्जी खाए हो, समझो एक रोटी सब्जी खाए हो, तो उतना आप इवनिंग में भी खा सकते हो। इन सब चीजों में ना थोड़ा सा घी डालना है, आधा चम्मच, और एक 1/4 लेमन जूस, ये आपको इसमें लेना है। ये क्या करता है, ये सब फाइबर रिच होता है। ये एक तो पेट आपका भरा देता है, फूल जाते हैं अंदर जाके बॉडी में, और जब फाइबर जब फूल जाते हैं ना, तो फैट मेटाबॉलिज्म इंड्यूस करना शुरू करते हैं। ये चीजें ना डायरेक्टली आपका वेट रिड्यूस करने वाली नहीं है, ये फैट मेटाबॉलिज्म इंड्यूस करेंगी, फैट मेटाबॉलिज्म को एग्रीवेट करेंगी। और फिर जब आप सेकेंड डे से इसके साथ एक्सरसाइज करोगे, एक्सरसाइज विगरस टाइप का करोगे, तो अपने आप वेट रिड्यूस होना शुरू होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई फैक्ट्री है, पेन की फैक्ट्री मान लो, और उसके इसमें बहुत सारे पेन्स बन गए हैं, तो पहले वो क्या करेगा, बनाना बंद करेगा, बनाना बंद करेगा, और जो बने हुए पेन से उसको डिस्पर्स करेगा, अदरवाइज उसकी फैक्ट्री बंद हो जाएंगी। वैसे ही बॉडी का है, अगर आपके बॉडी में बहुत ज्यादा फैट जमा हो गया है, तो पहले ऊपर से फैट डालना बंद करिए और फिर उसको यूटिलाइज करिए। ये जब तक आप करोगे नहीं, तब तक कोई बैलेंस नहीं बनने वाला है। ये इस टाइप का जो अगर डाइट करते हो आप, इसमें इवनिंग में बहुत सारे वेरिएशन है। इसमें आप ओट्स भी खा सकते हो, इसमें जो हेवी फाइब्रस डाइट होता है ना, वो आप सब टाइप से ले सकते हो। जैसे 1 महीना हो गया और आपका एक 5-6 किलो 7-8 किलो वजन कम हो गया, उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा गेहूं भी हम रॉ फॉर्म में, जैसे दलिया वगैरह गेहूं चालू कर सकते हैं। और 2 महीने के बाद में हम धीरे धीरे चपाती भी चालू कर सकते हैं, धीरे धीरे फिर दूध भी चालू कर सकते हैं। ऐसे बदलते जाता है आपके प्रकृति और आपके सब सिम्टम्स के हिसाब से। तो इसमें थोड़ा थोड़ा चेंज करते हुए हम आपको नॉर्मल डाइट पे बाद में लेकर आते हैं, एंड वो मेंटेन करने का बताते हैं कि आपको कितना एक्सरसाइज करना है। और आपने इतने मेहनत से जो वजन कम किया है, तो डेफिनेटली आप भी उसके लिए कॉशियस रहोगे कि आपको क्या करना है। उसके बाद में कुछ पार्ट ऐसा है कि एक्सरसाइज के बारे में मैं थोड़ा बोलूंगी। एक्सरसाइज कैसा करना है, एक्सरसाइज भी ऐसा होना चाहिए कि आप जल्दी बोर ना हो। तो इसमें वॉकिंग, जिसके लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, एक। दूसरा है कि वॉकिंग कभी भी आपके टेरेस पे, घर के सामने नहीं करना है, बिकॉज होता क्या है, राउंड राउंड घूमने में
आप थक जाते हो। दूसरा है कि 4 राउंड मारे कि आपको लगता है ठीक है मैं थोड़ी देर बैठ जाता हूँ, और फिर आप वापस उठ के उस स्पीड से नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए ना रोड साइड से जाना है, या कोई ग्राउंड है जहां आप जा रहे हो तो गाड़ी से नहीं जाना है, सो दैट आप वापस आओगे। इस तरह से आप ट्रिकीली आपके बॉडी को ट्रेन करना पड़ेगा आपको। तो इसका जो वॉकिंग जो स्पीड होता है ना, वो एक 8 से 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चाहिए, एज गुड एज जॉगिंग ही रहता है। लेकिन डे 1 को आप इतना कर सकोगे क्या? नहीं। तो आपको क्या करना है, जैसे आप समझो आपको डेली 40 मिनट्स का वॉक करना है, तो इसके लिए आप कैसे शुरुआत करोगे? 2 to 4 मिनट्स आप ब्रिस्क वॉक करोगे। ब्रिस्क वॉक यानी इतना फास्ट चलोगे कि जब आप 4 मिनट हो जाएंगे उसके बाद में आपको पसीने छूट जाए। फिर सेकेंड डे आप जो समझो आज आपने 4 मिनट चला, सेकेंड डे आप 6 मिनट चलोगे, फिर थर्ड डे आप 8 मिनट्स चलोगे, फिर 10 मिनट्स, ऐसे बढ़ाते बढ़ाते आपको एट द 15th डे या 20th डे आपको 40 मिनट इसी स्पीड से चलना है। ब्रिस्क वॉक करो। हाँ, अगर किसी को कुछ तकलीफ है, हार्ट डिसीज है, ऐसा है, बॉडी को स्ट्रेच थोड़ा तो करना ही पड़ता है, लेकिन कोई बीमारी अगर है और आपको सांस फूल रही है, आपको दम लग रहा है, तो वैसे कंडीशन में नहीं करना है। बट एटलीस्ट आप अगर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो, आपको कोई बीमारी नहीं है, तो आपने आपके बॉडी को स्ट्रेच ही करना है। उसके बिना आपके फैट हिलेंगे नहीं जगह से, और फैट अगर हिले नहीं तो कितना भी आपने डाइट कर लिया ना, तो भी वेट रिड्यूस जो हुआ है वो परमानेंट नहीं रहेगा, वो फिर से बढ़ जाएगा। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको वेट के डाइट के साथ आपको एक्सरसाइज करना ही है। दूसरा एक्सरसाइज होता है जैसे स्विमिंग हो गया, जॉगिंग, रनिंग हो गया, या एरोबिक्स हो गया, जिसमें ना विगरस मतलब आपके बॉडी को बहुत ज्यादा स्ट्रेन करके पसीना बहुत छूटता है। जैसे सूर्य नमस्कार, लोग ऐसा सूर्य नमस्कार 108 सूर्य नमस्कार इजीली कर लेते हैं। जितनी आपकी बॉडी की कैपेसिटी बन गई उससे और ज्यादा करना पड़ेगा, तब वेट रिड्यूस होगा। बहुत बार बहुत जन बोलते हैं कि मैं तो 24 रोज ही करता हूँ, तो आप उससे ज्यादा बढ़िए, उसके बिना आपके पसीने नहीं आएंगे, उसके बिना आपका वेट रिड्यूस नहीं होगा। तो एक्सरसाइज बढ़ाइए एंड कैलोरीज और कम करिए। समझो आपकी बॉडी इस कैलोरीज पे मेंटेन हो गई है, तो आपको और कैलोरीज कम करना पड़ेगा और एक्सरसाइज और बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, इसमें सब कुछ जो भी आप कर रहे हो किसी के सुपरविजन के अंडर, समझो आपको कुछ अलग सिम्टम्स आ रहे हैं, तो वो कंसल्ट करने को कोई तो हो आपके पास, उसके साथ ही ये सब चीजें करें। ये तो नॉर्मली विदाउट एनी मेडिसिन कैसे करना है ये मैंने बता दिया। अभी कुछ कॉमन मेडिसिन जो है आयुर्वेदा की, जिसके कारण फैट मेटाबॉलिज्म इंड्यूस होता है या फैट मेटाबॉलिज्म एग्रीवेट होता है, वो मैं बताती हूँ। तो अभी बहुत लोग सप्लीमेंट्स लेते हैं, कोई हर्बलाइफ लेता है, कोई एमवे लेता है, ये वो। तो इसमें बहुत जन पूछते हैं कि ये लेने से वेट रिड्यूस किया हुआ अच्छा है या नहीं। तो ये सब चीजें मैं यहाँ तो डिस्कस नहीं करूंगी, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगी कि कोई भी सप्लीमेंट हो, वो बाहर से अगर आपको आप लेकर उसके वजह से वेट रिड्यूस करते हो, तो दैट इज नॉट गुड। और उसके बाद में मतलब और फिर से वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए जो भी रेजिम, डाइट रेजिम जो आपने शुरू किया है ना, वो आप स्टिक रह सको ऐसा ही पकड़ो। उसके बाद में मेडिसिन में ना कुछ चूर्ण है, मतलब कुछ रॉ चूर्ण आते हैं। फॉर एग्जाम्पल है कि त्रिफला, बहुत सारे पाउडर्स है, बहुत सारी दवाइयां हैं, लेकिन पेशेंट टू पेशेंट इट डिफर्स। बहुत लोग क्या बोलते हैं कि हम वो अजवाइन, जीरा और क्या मेथी दाना वगैरह उसका पानी लेते हैं, तो उससे वेट रिड्यूस होगा क्या? होता भी होगा, सेम कुछ टाइम तक होता भी होगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम वो बॉडी पे एक्ट नहीं करेगा। हमने देखा है कि जैसे 21 दिन तक इसका बॉडी पे असर रहता है, लेकिन आप कंटिन्यूएशन में अगर ले रहे हो तो उससे वेट रिड्यूस नहीं होता है। और किसी किसी का इसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो एक ऐसी दवाई नहीं होती है कि वो सबके लिए सिमिलर होगी, ऐसा आयुर्वेदा मानता ही नहीं है, क्योंकि हर एक का कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, हर एक की प्रकृति अलग है, हर एक का
जहां रह रहे, समझो मैं यहाँ रह रही हूँ तो इट्स अ ड्राई टाइप ऑफ वेदर, आप जहाँ रह रहे हो वहाँ ह्यूमिड टाइप का वेदर है, या मुंबई में जो लोग रह रहे हैं वहाँ ह्यूमिड है, वो अनूप देश है, ये जंगल देश है, यहाँ अलग टाइप की बीमारियां होंगी, वहाँ अलग टाइप की बीमारियां होंगी, वहाँ का फूड अलग होगा, यहाँ का फूड अलग होगा, ये सब चीजें मैटर करती है, सीजन कौन सा है इस पे भी मैटर करता है। इसलिए जैसे बहुत लोग सुनते हैं ना कि ये खा लिया और वेट रिड्यूस हो गया, मैं ये चालू कर दिया, बहुत लोग पूछते हैं गर्म पानी में शहद लिया तो वजन कम हो जाएगा क्या, कैसे होगा? अरे सिर्फ अगर आप शहद पानी पे रहते हो डिटॉक्स करने के हिसाब से 3 दिन 5 दिन, और फिर धीरे 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 आपका डाइट शुरू करते हो, तब आपका वेट रिड्यूस होगा। आप शहद पानी भी ले रहे हो, ऊपर से नाश्ता भी कर रहे हो, फिर खाना भी खा रहे हो, तो कैसे होगा? शहद हेवी चीजों में है, वो शरीर में जाके बैठ जाता है, फिर वो फैट मेटाबॉलिज्म शुरू करता है। आप शहद को भी डाल रहे हो साथ में इतना सारा ये भी कर रहे हो, तो वेट रिड्यूस नहीं होगा। इसलिए चीजें समझ के लो, कहीं से भी कुछ भी पढ़ लिया, किसी को भी कुछ भी फायदा हो गया, हो सकता है आपको भी फायदा हो जाए, मैं ऐसा मना नहीं करूंगी, लेकिन कभी कभी नुकसान भी हो जाता है, फायदा भी नहीं होता है। तो थोड़ा सा कंसल्ट करके, थोड़ा सा पूछ के, थोड़ा सा प्रॉपर नॉलेज लेके हर चीज करो। जो भी अपने घर की चीजें हैं, जैसे मेथी दाना हो गया, अजवाइन हो गया, बड़ी सौंफ का पानी लेते हैं लोग, बहुत सारी जीरे का पानी ले लेते हैं, डाइजेशन सुधर जाता है कुछ दिन तक, मतलब ये सब पाचक चीजें हैं, तो थोड़ा थोड़ा डाइजेशन सुधार देते हैं, उसके साथ थोड़ा थोड़ा फैट मेटाबॉलिज्म शुरू हो जाता है, फिर जैसे थे। तो ये सब चीजें जो होती है ना, सबके लिए सूटेबल नहीं है, और एक चीज के पीछे नहीं रहना चाहिए, जैसे एक ही चीज कोई नहीं होगा। मैंने जैसे बताया डाइट और एक्सरसाइज का ही मेजर रोल है, बाकी सब चीजें ना गौन इसमें ही जाएगी, कोई भी मेडिसिन हो जाए, अनलेस कोई हार्मोनल इशू है, अनलेस कोई बहुत मेजर इशू है जिसमें वेट रिड्यूस ही नहीं हो रहा है, तब मेडिसिन का रोल सबसे ज्यादा रहेगा। फिर भी उसमें भी डाइट और एक्सरसाइज का रोल तो रहेगा ही रहेगा। तो डाइट एंड एक्सरसाइज, ये दो बातें समझ लो। एक्सरसाइज बहुत लोग बोलते हैं हम हफ्ते में 2 दिन करते हैं, हम हफ्ते में 3 दिन करते हैं, और बाकी टाइम आप आराम से सोते हो, बाकी टाइम आप आराम से रहते हो। आजकल देखो जितना भी काम हो गया, बच्चों से लेके बड़ों तक, फिजिकल एक्सरसाइजेस, फिजिकल वर्क बहुत कम है, एक जगह बैठने का ही काम है, तो इसको हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल में ही कंसिडर करेंगे। तो मैं सजेस्ट करती हूँ पेशेंट को, अगर आपका समझो कोई हाउसवाइफ है और उसको ज्यादा काम नहीं है, वो बैठी रहती है, तो उनको बोलती हूँ मैं, हर हाफ एन आवर में 5 मिनट का राउंड मारो आपके घर में। तो ऐसा अगर पॉसिबल है, जैसे स्टूडेंट्स होते हुए बच्चों को नहीं होता है पॉसिबल, तो उनको जब ब्रेक रहता है तो उन्होंने दौड़ के इधर उधर आना चाहिए। जो ऑफिस में काम कर रहे हैं लोग, दे कैन डू, मतलब हाफ एन आवर या 1 घंटे में आप एक आधा राउंड मार के आ जाओ, तो थोड़ा सा मूवमेंट बढ़ जाती है बॉडी में मूवमेंट बढ़ा कि थोड़ा सा इंडक्शन बढ़ जाता है फैट मेटाबॉलिज्म का। ये चीजें करते रहना चाहिए। मूवमेंट इज वेरी नेसेसरी। फीमेल हेल्थ जो है, फीमेल का जो शरीर है, एक्चुअली ऐसा क्यों लगता है आपको कि सारे काम फीमेल्स को दिए हुए, घर के काम, क्यों उनको समझता नहीं था? मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, ऐसा है वैसा, ये सोचना गलत है, लेकिन फीमेल्स को इस टाइप के काम दिए हुए हैं क्योंकि उनके बॉडी को उसकी नीड थी, उसके बेसिस पे ही उनका हार्मोनल एक्सिस बैलेंस्ड रहता था। जब हम झुक के झाड़ू लगाते हैं, जब हम झुक के कपड़े धोते हैं, जब हम पहले बैठ के खाना बनाया जाता था, तो आपका घुटना आपके पेट को लगता था, और उसके कारण यहाँ के जो ओवरीज एंड यूट्रस के जो हार्मोन्स है, उसका सिक्रीशन प्रॉपर होता था, तो तब जाके आपकी सारी हेल्थ, जो फीमेल हेल्थ है वो पूरी हार्मोन पे डिपेंडेंट है, वो प्रॉपर रहती थी। आजकल हम ऐसा कुछ करते ही नहीं है, और अपने को लगता है कि ये सिर्फ फीमेल्स को काम बोले हुए हैं तो उसमें कमीपना है, ऐसा नहीं है। लेकिन एटलीस्ट आप एक अगर बहुत कुछ बाहर एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो, आप ज्यादा वॉकिंग नहीं कर पा रहे हो, तो एटलीस्ट आप घर का कुछ एक टाइप का काम जिसमें आपको झुकना है, बार बार उठना है, इस टाइप का काम पकड़ लो और वो करना शुरू करो। दैट टू मन से करो, जो भी एक्सरसाइज कर रहे हो मन से करो। चल ये मेरी फ्रेंड आ रही है, मुझे जाना ही पड़ रहा है, मैं उठ रही हूँ, मैं जा रही हूँ, ऐसा नहीं, मन से करो। जितना भी आप मन से करोगे उतना जल्दी जल्दी आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू होंगे। मेडिसिन में मैं बता रही थी आपको कि सबसे बेस्ट मेडिसिन है त्रिफला। त्रिफला आप शहद के साथ ले सकते हो पाउडर,
सुबह शाम खाली पेट, या आप काढ़ा बना के उसका शहद के साथ ले सकते हो। ये बेस्ट एक्सरसाइज है, सॉरी मेडिसिन है वेट रिड्यूस करने के लिए। उसके बाद में बहुत सारी चीजें होती है, त्रिफला, नागरमोथा और पुनर्नवा का पाउडर देते हैं हम, तो ये थोड़ा सा रुक्षण करता है इन्हें, आपके बॉडी में जितनी स्निग्धता बढ़ी हुई है, यानी आपका फैट का जो फैटीनेस बढ़ा हुआ है उसको कम करने का काम करता है। पुनर्नवा एक ड्रग है जो समझो इंटरनल बहुत बार इन्फ्लेमेशन के कारण वेट बढ़ जाता है, उसको रिड्यूस करता है। डिपेंड करता है कि आपके बॉडी में क्या चेंजेस है, उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन बदल जाती है। मैं ऐसा वेग मेडिसिन आपको नहीं बता सकती। सिर्फ त्रिफला एक ऐसा मेडिसिन है जो हर कोई ले सकता है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, उल्टा वो रसायन जैसा काम करेगा, आपको रिजेन्युएशन जैसा ही हेल्प करेगा। इसमें जैसे चंद्रप्रभावटी है, आरोग्यवर्धिनी है, शंखवटी है, त्रिफला कुकुल है, मेदोहर काढ़ा है, मेदोहर पाचक, मेदोपाचक वटी है। ये चीजें भी अलग अलग फेजेस में दी जाती है। हर कोई आजकल जैसे पतंजलि की मिलती है, मेदोहर काढ़ा है, मेदोपाचक वटी है, वो ले रहा है, तो उसका भी वैसे इफेक्ट होने वाला है। थोड़े दिन तक आपका रिड्यूस होगा, फिर उसके बाद में वो भी बंद हो जाएंगे। तो फेजेस में देना पड़ता है मेडिसिन अगर आपको देना है। बहुत बार ना मेंटली आपको मतलब स्ट्रेस फ्री रखने के लिए कुछ मानसी वटी जैसे, कुछ ब्राह्मी वटी जैसे भी मेडिसिन देना पड़ता है। अगर उससे आपका मेंटल हेल्थ अच्छा रहा तो अपने आप ही रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। बहुत बार ऐसे होता है कि जैसे शतावरी है, हम वेट गेन करने के लिए देते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसे होता है कि वेट रिड्यूस ही नहीं हो रहा है, तो वो उसका कॉज अगर समझो कोई हार्मोनल इश्यू है, तो उसमें अगर शतावरी दिया तो उसका वेट रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। ऐसे ट्रिकीली डॉक्टर को समझ के डॉक्टर दे सकता है, लेकिन मैं बोलती हूँ आप मेडिसिन पे ज्यादा फोकस ना करते हुए आप डाइट एंड एक्सरसाइज पे फोकस करिए। जब इन चीजों से कोई फायदा नहीं हो रहा है ऐसा दिखा, तो ही आप मेडिसिन की तरफ टिल्ट होइए। इसके साथ में ना कुछ प्रोसीजर्स है जिससे वेट रिड्यूस होने में हेल्प होती है। बहुत बार स्टबन जैसे फैट्स रहते हैं, सेलुलाइट्स बन जाते हैं, गट्ठे बन जाते हैं थाइज में, हाथों में, पेट पे, पीठ पे, बैक में, हिप्स में, तो उनको क्या करते हैं हम, उद्वर्तन जैसी एक चिकित्सा है। उद्वर्तन यानी होता क्या है, कुछ पाउडरों का मिक्सचर रहता है, उसको हम छाछ में भिगाते हैं, वो बॉडी पे लगाते हैं, और उसके बाद में अपोजिट डायरेक्शन में उससे मसाज किया जाता है। जहां जहां फैट है उसको अच्छे से मसाज किया जाता है 20, 30, 50, 40, 45 मिनट्स तक पूरे बॉडी का मसाज किया जाता है। एंड उसके बाद में स्टीम दी जाती है। तो इससे ना जो फिगर मेंटेनेंस है या सेल्यूलाइट्स है वो बहुत अच्छे से काम करता है। उसके बाद में कुछ बस्ती ट्रीटमेंट है। बस्ती ट्रीटमेंट यानी एक पंचकर्म का पार्ट है। इसमें भी एनिमा थेरेपी, जैसे हमने वात के डिसीजेस में देखा था, तो इसमें लेखन बस्ती यानी गोमूत्र की बस्ती है, या त्रिफला क्वाथ और गोमूत्र की बस्ती है, इस और कुछ उष्ण तीक्ष्ण द्रव्य है वो डाल के उसकी बस्तियां भी दी जाती है। सिर्फ स्वेदन भी किया जाता है। सिर्फ स्वेदन यानी सिर्फ स्टीम में बिठाया जा सकता है, सिर्फ पाइप से स्टीम दिया जा सकता है, सिर्फ किसी पत्र पोटली से सेक करके स्टीम दिया जा सकता है। ऐसे अलग अलग टाइप्स है, बहुत सारे पंचकर्मा के टाइप्स है, वो किया जाता है। बहुत बार जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म है और वेट रिड्यूस नहीं हो रहा है तो वमन करना पड़ता है। वमन करने के बाद वेट रिड्यूस होना शुरू होता है और फिर उसको इन सब चीजों से मेंटेन करना पड़ता है। जैसे जब डाइट एंड एक्सरसाइज से वेट रिड्यूस नहीं हो रहा है तब आपको दूसरे स्ट्रीम में घुस के व्हाट आर द कॉजेस, दूसरे कॉज क्या है वो जान के फिर उसके अकॉर्डिंग उसका आपको ट्रीटमेंट प्लान करनी पड़ती है। इन चीजों के बाद कुछ लघु विरेचन जैसे कंटेंट है, मतलब कैस्टर ऑयल जो होता है वो आप एवरी वीकली हफ्ते में 2 दिन, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ पेशेंट को कि आप मंगलवार और शनिवार ऐसा शुरू करो, रात में 15 ml 20 ml गर्म पानी में, गर्म दूध में। तो उससे होता क्या है, जो स्टोर्ड दोष रहते हैं आपके, जो स्टोर्ड फैट होता है वो धीरे 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 फैट नहीं बोलूंगी मैं, स्टोर्ड जो दोष होते हैं वो धीरे धीरे ड्रेन होना शुरू हो जाते हैं और वो फैट मेटाबॉलिज्म इंड्यूस करता है। तो ये भी आप कर सकते हो, इससे डाइजेशन भी सुधरता है।
डाइजेशन एक बार सुधर गया कि अपने आप ही बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो अच्छे से बढ़ना शुरू हो जाता है। अभी एक और जो हमने फ्लायर दिया था उसमें एक बात बताई थी कि बार बार लॉस करना और गेन करना ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। तो होता क्या है ना, देखो आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। समझो आपने एक कुछ डाइट प्लान लिया कुछ दिनों तक, समझो आप एक कोई नेचुरोपैथी सेंटर में गए, 7 दिन वहां का जो डाइट और आपका सब चीजें होती है उसमें आपका वेट रिड्यूस हुआ 8 किलो 10 किलो। उसके बाद में आप घर पर आए, उसके बाद आपने कुछ दिनों तक वो किया और उसके बाद नहीं होता है, ऐसे करके 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 एट द एंड ऑफ सेकेंड मंथ आप वहीं पहुंच गए जहां पर आप थे। तो इसमें हुआ क्या कि सडन वेट रिड्यूस हुआ, फैट कम हो गया आपका। तो जो ऑर्गन्स, जो समझो किडनीज है, समझो ओवरीज है, समझो आपके लीवर, जो इंटरनल ऑर्गन्स है उसके आजू बाजू में जैसा फैट एकदम से कम हो गया था और फिर धीरे धीरे सब जगह फैट बढ़ना शुरू हो गया। धीरे धीरे आपके वेसल में भी फैट बढ़ना शुरू हो गया, तो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ना, लिपिड लेवल बढ़ना शुरू हो गए। वो आपको फिर ऐसा दिखता है बार बार कि मतलब रिड्यूस कर रहे हो फिर से गेन कर रहे हो। तो ये जो चेंजेस है उसके कारण ना वो ऑर्गन्स का वर्किंग बिगड़ जाता है, वो हार्मोनल लेवल बिगड़ जाती है, वो नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपको इधर आप जो वेट है उस पर स्टेबल रहो, या आपने कुछ कम किया है तो उसको मेंटेन करो, या आप गेन किया है आपने तो उसको मेंटेन करो। आप सडनली रिड्यूस कर रहे हो, सडनली गेन कर रहे हो जब चाहे तब, जैसे हीरो हीरोइंस करते हैं कि कुछ, अरे उनके खास ट्रेनर्स होते हैं, उनका हेल्थ का पूरा ध्यान रखा जाता है। एंड इन सब चीजों में ना बहुत सारी चीजें बॉडी में इम्बैलेंस के कारण कैंसर जैसी चीजें भी आना शुरू हो जाती है, कुछ डिसीजेस बढ़ जाते हैं, मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो जाता है, और उसके वजह से सारा ही आपका परिसर का जो इन्वायरमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसके लिए जो भी है, आप पहले आपके मन को, आपको ऑर्डर देनी पड़ेगी कि अगर मुझे 30 किलो वजन कम करना है तो मुझे 6 महीने से 1 साल का टाइम देना ही देना है। अगर मुझे 10 किलो वजन कम करना है तो मुझे 4 महीने का टाइम तो देना ही देना है। और उसके बाद भी मैं जब ये वजन कम करूंगी तो उसको मेंटेन रखने के लिए कम से कम मैं 2 महीने का टाइम दूंगी। जब तक आप ये बात समझ नहीं लेते हो तब तक आप कितने भी प्रोसीजर से गुजरो, वजन कम करो फिर से बढ़ो, कोई फायदा नहीं है, उससे नुकसान ही है बॉडी का। तो टाइम टू टाइम डिटॉक्सिफिकेशन कराना, टाइम टू टाइम, जैसे ऋतु वाइज पंचकर्म के प्रोसीजर्स होते हैं, अगर आप ऋतु वाइज पंचकर्म के प्रोसीजर करा लेते हो 1 साल 2 साल 3 साल, तो आपका वेट रिड्यूस तो होता ही है, मेंटेन रहता है, क्लिनजिंग होने के कारण कोलेस्ट्रॉल वगैरह जैसी बीमारियां नहीं होती है अंदर, जैसे लीवर में भी जो फैट जमा हो रहा है या फिर जैसे भी कुछ भी इस टाइप की जो डिसीजेस होती है जो जमने के कारण होती है वो सब ठीक हो जाता है, आपका हार्मोनल एक्सिस ठीक रहता है, आपका स्किन हेल्थ एंड हेयर हेल्थ एंड थ्रू आउट आपका जो यंग जो एक लुक रहता है वो मेंटेन रहता है। तो अगर आप कोई अच्छा पंचकर्म स्पेशलिस्ट ढूंढते हो और आप जैसे जैसे आपका सीजन बदलता है, आप हमारे इसमें 3 ही मेन सीजन है, एक वर्षा ऋतु उसमें बस्ती कराओ, एक शरद ऋतु यानी दिवाली के बाद जो आता है उसमें विरेचन कराओ, और एक वसंत ऋतु उसमें आप वमन कराओ। ये 3 भी आप रेगुलरली कराते हो, नस्य रेगुलरली करते हो, नाक में दवाई डालते हो जिससे हार्मोनल एक्सेस ठीक रहे, आपका मेंटल हेल्थ ठीक रहे, तो ये इन सब चीजों में इसका भी रोल है। मेंटल हेल्थ ठीक करने के लिए हम नस्य कर सकते हैं, हम शिरोधारा कर सकते हैं, और उसके साथ में हम वेट रिड्यूस करना शुरू कर सकते हैं। इस तरह से टोटली हमने आपको बता दिया है कि व्हाट वी कैन डू। बहुत शॉर्ट टाइम है, इतना बड़ा टॉपिक है, इतने जल्दी कवर नहीं कर सकते, लेकिन इजी वे में आपको समझे इसके लिए मैंने ये इस तरह से बताया है। फिर भी आपके जो भी क्वेश्चन है हमें ले लेंगे, उसमें से भी आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है, और आगे भी कुछ चीजें हैं, मतलब हम एक सेकंड ये भी ले सकते हैं इसी का, ओबेसिटी से रिलेटेड अगर आपको कुछ क्वेरीज हो तो हम एक और सेशन ले सकते हैं 2-3 महीने बाद, या हम बीच बीच में कुछ ऑडियो मैसेजेस डाल सकते हैं जिससे आप मोटिवेटेड रहोगे। एक ग्रुप बना सकते हैं, जो भी चाहता है कि मैं वजन करूं तो उनको अपना नाम, आपकी हाइट, वेट, बीएमआई
ये सब मुझे भेजना पड़ेगा। बाकी कुछ एलिमेंट्स है क्या, आपको एक ग्रुप हम बना सकते हैं और उनको फिर हम कैसे मोटिवेटेड रहे, कैसे क्या चेंज करें, ऐसा भी एक सेशन हम कर सकते हैं। तो अभी तो मैं यहाँ रुकती हूँ और अभी क्वेश्चंस ले लेते हैं। तो ये आने वाले इस त्योहार के सीजन में एक आगाह कर देने वाला एक ये सेशन था कि जो आपको सचेत करने के लिए कि बीवेयर, अलर्ट रहिए और बिल्कुल भी वज़न बढ़ने नहीं देना है, अपना मनोबल बनाए रखना है और अपने आप को मोटिवेटेड रखना है। इज़न्ट दैट गोइंग टू बी हेल्पफुल, रियली हेल्पफुल इन दिस कमिंग फेस्टिव सीजन? तो हम लोग को जुड़े हुए इससे प्रश्न हैं जो लोगों ने किए हैं। सोनाली जी, मैं एक रीड आउट करना चाहूँगी। यहाँ पर बताया कि कैस्टर ऑयल कितने दिन तक ले सकते हैं और कब इसे बंद करना है? कैस्टर ऑयल आप 1 महीना, 2 महीना और अप टू 3 मंथ्स भी आप कंटिन्यू कर सकते हो, या आप रिपीट भी कर सकते हो। जैसे ये महीने आपने ले लिया, 2-3 महीने आप रुक गए, फिर से एक मंथ में आप फिर से रिपीट कर सकते हो। ओके। क्या फ्रूट बिल्कुल नहीं खाना है इस दौरान? फ्रूट खा सकते हो, फिर आप जो डिनर आप ले रहे हो ना, उसके अल्टरनेटिव में आप फ्रूट्स ले सकते हो। मतलब आपने एक बड़ी सारी फ्रूट प्लेट बना ली, तो आप वही सिर्फ खाओ एज ए डिनर, बाकी सब चीजें मत खाओ। ओके। सलाद खाना खाने के पहले लेना है या साथ में लेना है? जैसे मैंने सीक्वेंस बताया, पहले छाछ, फिर दाल, फिर सलाद और फिर रोटी सब्जी, इसी इससे खाना है आपको। ओके। ऐसा वो ज़रूरी है कि पिंक सॉल्ट ही यूज़ करें आयोडाइज़्ड सॉल्ट की जगह पर? बहुत नहीं है, लेकिन पिंक सॉल्ट इज मोर हेल्दी देन आयोडाइज्ड सॉल्ट। पर बहुत बार ना कुछ कमी हो जाती है, जैसे थायराइड डिसीजेस है, तो उसमें डॉक्टर रिकमेंड करते हैं आयोडाइज्ड सॉल्ट, तो आप दोनों मिक्स करके भी यूज कर सकते हो। ओके। चावल खा सकते हैं क्या इस रेजिम में? देखो, चावल अगर आपको लेना है तो फिर मतलब मैं तो भी नहीं बोलती हूँ, बिकॉज उसका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है। सिर्फ चावल कब खा सकते हो आप, समझो आपने कुछ एक टाइप बना लिया, समझो आपने मूंग का चीला बनाया, उसमें आपने थोड़े से चावल डाले, दैट्स ओके। सिर्फ राइस खाना अलाउड नहीं करते हैं हम। 1 महीने बाद जब वेट रिड्यूस हो जाता है, तब आप कोई एक चीज कभी एक आध दिन चावल ऐसा खा सकते हो। ओके। एसिडिटी में गर्म पानी पी सकते हैं क्या? एसिडिटी बहुत अलग अलग टाइप से होती है। अगर आपको इनडाइजेशन से एसिडिटी है, तो उसमें आपको गर्म पानी से फायदा होता है, लेकिन प्योरली एसिड बढ़ने से जब आपको एसिडिटी होती है, तो उससे आपको नुकसान ही करता है। ओके। डेली बेसिस पर कितना पानी का इंटेक होना चाहिए हमारा दिन भर में? हाँ, देखो, पानी जितना अच्छे से पियोगे ना, वो आपके जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो बहुत मतलब पहुंचाता है हर सेल पे, तो आपको उससे एनर्जेटिक फील होता है। एंड वो जो पड़े हुए कार्बोहाइड्रेट्स है वो भी ब्लड स्ट्रीम में पहुंचाता है, एंड देन मेटाबॉलिज्म होने के लिए वो इंड्यूस करता है। तो आप मैक्सिमम 3.5 से 4 लीटर अगर पानी पीते हो दिन भर में, समझो आपका स्वेटिंग आने का, जैसे आप गैस के पास ज्यादा काम कर रहे हो, आप धूप में ज्यादा काम कर रहे हो, तो उन लोगों को ज्यादा क्वांटिटी में पानी पीना पड़ता है। अगर आपको स्वेटिंग ज्यादा होता है, तो उन लोगों को ज्यादा पानी पीने की जरूरत है। अदरवाइज आपकी बॉडी जितना मांगती है ना, आप उतना पानी पीजिए। मैक्सिमम 3 to 4 लीटर इज इनफ फॉर एवरी पर्सन। ओके, वंडरफुल। इसमें जो हम लिक्विड फूड ले रहे हैं, वो भी पानी में ही काउंट होने वाला है, तो उसको कंसिडर करते हुए ही लेना। ओके। अर्चना जी, आप पूछ सकती हैं, क्या पूछना चाहती हैं? जी दीदी। मैम, हाँ। वैसे तो बोलते हैं कि खाना थोड़ा थोड़ा 4 टाइम खाना चाहिए। देखो, ये बहुत सारे अलग अलग सबके मतलब क्या, मैंने आपको वही समझाया कि आपको एक डाइट रेजिम को पकड़ना है। अगर आप थोड़ा थोड़ा 4 टाइम खाओगे, तो उसमें आप क्या खा रहे हो वो आप नोटिस करो। समझो आप लो कैलोरी फूड 4 टाइम खा रहे हो, तो दैट इज ओके। बट अगर आप एक टाइम फुल मील ले रहे हो, दूसरे टाइम भी अच्छा रोटी सब्जी खा रहे हो, तीसरे टाइम भी रोटी सब्जी खा रहे हो,
तो वो नहीं चलता है। तो अगर आपको उस डाइट रेजिम से जाना है तो आप वो भी ले सकते हो, लेकिन उसमें फिर लो कैलोरी फूड में क्या आता है, जैसे सेकी हुई साड़ी की लाया है, फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं, उसमें फिर आपको एक टाइम 2 टाइम ही पूरा फुल मील जैसा लेना है, और बीच के जो 2 टाइम है तो आपको एक टाइम आप फ्रूट ले सकते हो, एक टाइम आप छाछ ले सकते हो, या एकदम लो कैलोरी फूड में जो जो चीजें आती है वो आप उसमें कंटिन्यू कर सकते हो। और दूध नहीं लेने से कैल्शियम की कमी, जैसे दूध या छाछ ले रहे हो ना, घी ले रहे हो ना आप, में हो जाता है क्या? घी एंड छाछ एक्सट्रैक्ट फॉर्म में, उसमें अच्छा खासा कैल्शियम है। आप पत्ता गोभी खाइए, बाकी चीजों में भी बहुत सारा कैल्शियम है, ज्वारी में भी अच्छा खासा कैल्शियम रहता है, तो आप उस पे अगर आप शिफ्ट हो जाते हो तो डेफिनेटली वो कवर कर लेता है। वैसे भी कैल्शियम की डेली नीड 1.2 मिलीग्राम पर डे है। अपन इतना ज्यादा कैल्शियम लेते हैं लेकिन बॉडी में वो एब्जॉर्ब होता नहीं होगा ना, वो स्टोर नहीं हो रहा है या एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, तो वो आपका मेटाबॉलिज्म अगर अच्छा हो गया तो डेफिनेटली आपको आपके फूड से कैल्शियम मिलने ही वाला है। ओके, थैंक यू। इसके पहले कि हम आगे का क्वेश्चन ले, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट इज कमिंग योर वे। जैसे हम आज ओबेसिटी पर हम लोगों ने बात करी है, तो विद कीपिंग इन माइंड कि आगे हमारा फेस्टिव सीजन है एंड वी विल टेंड टू गेन वेट, उसी तरह से अभी नवरात्रि चल रही है, और इस नवरात्रि को और शुभ और ज्यादा फलदायी देने के लिए बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है, अ स्पेशल गिफ्ट फ्रॉम DLF टू ऑल ऑफ यू। क्योंकि सब कुछ, एवरीथिंग इज एनर्जी, अल्टीमेटली हर चीज इस ब्रह्मांड में एनर्जी होती है, चाहे वो स्थूल है, सूक्ष्म है, स्थूल भी है तो उसमें सूक्ष्म एनर्जी है जो काम कर रही होती है। विथ फूड, विथ नॉन लिविंग थिंग्स, विथ एवरीथिंग, फर्स्ट कम्स एनर्जी। तो इस एनर्जी को हमको ठीक करना पहले जरूरी है, और उसके बाद में जो हमें दिख पड़ रहा है, ये जो हमें ये संसार में जो भी दिख रहा है, उसे हमें ठीक करना होता है, या उसे उसका हमें उपभोग करना होता है, उपयोग करना होता है। फॉर दैट, टू टेक केयर ऑफ योर एनर्जी इन दिस नवरात्रि, वी हैव स्पेशली ऑर्गेनाइज्ड अ प्रोग्राम कॉल्ड त्रिशक्ति। त्रिशक्ति एक ऐसा प्रोग्राम है हीलिंग सेशन का, जो रात में 9:30 बजे है, आप सभी के लिए, ईच वन ऑफ यू, टू टेक केयर ऑफ योर एनर्जीज विद रिगार्ड टू प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, हेल्थ, रिलेशनशिप, स्पिरिचुअलिटी, हर चीज को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी एनर्जीज को प्योर बनाना है। उसमें जो भी नेगेटिविटी आई है, जो भी नेगेटिव थॉट्स है, जो भी नेगेटिव हमारे इमोशंस है, इन सभी चीजों, इन नेगेटिविटी को दूर करने के लिए वी वांट सम हीलर who will remove all these negativities, and we will also try to develop the energy by our own self। अच्छी एनर्जी को हम खुद भी क्रिएट करते हैं। नवरात्रि में हम जब तब साधना, उपवास, बहुत कुछ क्या नहीं करते हैं, तो उन सब के साथ साथ जो हमारे अंदर में, हमारे चक्रों में, हमारे मेरिडियंस में जो ब्लॉक्ड एनर्जी है, जो नेगेटिव एनर्जी, उसको रिमूव करने के लिए एक स्पेशल 3 days प्रोग्राम रखा है। So please, I request and I invite all of you, each one of you, to this beautiful session by a pranic healer, Piyali Ghosh ji from Kolkata, who will be healing all of us to get the maximum benefit and to improve the quality of our life energy. Love, light, and power. Thank you so much. We can continue with this with the questions of a very important topic called obesity, जिसका हम सभी को डर है। लेकिन जैसे मैंने कल भी सेशन में बताया था कि कोई भी डर से, हमें अगर डर को दूर भगाना है, तो उसका बहुत इंपॉर्टेंट फर्स्ट हथियार होता है करेक्ट इंफॉर्मेशन। करेक्ट इंफॉर्मेशन से हम कोई भी डर को दूर कर सकते हैं। इफ यू आर अफ्रेड दैट यू आर गेटिंग ओबीज, आपको ओबेसिटी आ गया है, जाएगा नहीं, कैसे करें, कैसे सही हमें रास्ता मिले, कैसे हमें सही अपने अपने खुद के शरीर के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। उसके लिए वी हैव विद अस क्लासिकल आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर and gold medalist Dr. Sonali Mandane ji. So we'll take another couple of questions to get in with this topic. इस टॉपिक, ये काफी बड़ा टॉपिक है, जैसे सोनाली जी ने कहा है। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है कि आपको सही में यू वांट टू गेट ऑन वेल विथ योरसेल्फ, जैसे उन्होंने बताया कि ओबेसिटी से भी निपटने का रास्ता हमारे मन से है, राइट? सो वी हैव टू फर्स्ट मेक अप आवर माइंड्स,
अपने आप को हमको बिल्कुल पक्का बनाना है और स्टेबल करना है और फोकस करना है। तो इसके लिए देयर टू हेल्प अस ईच वन ऑफ अस, और उनका नंबर यहाँ शेयर कर दिया गया है, जस्ट इन केस इफ यू आर मिस्ड दैट विल बी शेयर्ड अगेन। आप नोट कर लें। पर जैसे भी आप कर सकते हैं, उन्हें अपना डिटेल्स दीजिए। merely asking कि मैं कैसे वेट लूज करूं, दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर एनीवन टू हेल्प यू। आप अपनी डिटेल्स दीजिए और कैसे आप ऑथेंटिकली और सिस्टमैटिकली आप कनेक्ट कर सकते हैं, एंड यू कैन गेट अलोंग विद दिस जर्नी। इस जर्नी के लिए भी आपको मेंटोर चाहिए, आपको कोई गाइड चाहिए। सो शी इज देयर टू गाइड यू ऑन दिस जर्नी टू वेट लॉस एंड टू अ हेल्दी वेट लॉस, राइट? तो यहाँ पर कुछ हैंड रेज हैं, मैं अनम्यूट कर देती हूँ। रोहिणी जी, यस। हॅलो मॅडम. हॅलो. सगळ्यात पहिले राणी मॅडम यांचं आणि त्यांच्या सहकारी मॅडम यांचं पण खूप खूप स्वागत की त्यांनी आम्हाला हा प्लॅटफॉर्म मिळवून दिला. आणि मानधने मॅडमनी तर खूपच महत्वाची माहिती सांगितली आणि आमचे क्वेश्चन आणि आन्सर मॅडमनी दोन्ही पण दिलेले आहेत. थँक्यू. तर मला मॅडम एक क्वेश्चन विचारायचा होता की मॅडम, जर एखाद्या वेळेस स्ट्रेस आला तर आपल्याला गोड का खावंसं वाटतं? हा, तेच आता मी सांगितलं होतं की स्ट्रेस आला ना तर कॉर्टिझॉल नावाचा हार्मोन जो असतो तो रिलीज होतो. तो जेव्हा शरीरात वाढतो त्याच्यामुळे इन्सुलिन सुद्धा वाढून जातं आणि मग त्याच्यामुळे ब्लड शुगर लेवल जी असते ना ती कमी होते. त्यावेळेस तुम्हाला इच्छा होते की खूप गोड खावं, बॉडीमध्ये ग्लुकोज कमी झालाय असं वाटत असतं, म्हणून ते फिलिंग येतं. चालतंय, थँक्यू मॅडम. ये जो डॉक्टर सोनाली, ये जो अभी जो प्रोटीन पाउडर शेक जो चल रहे हैं, तो उसके बारे में क्या है? क्योंकि कई बार वो देखकर ऐसा लगता है कि बस ये ले लो और वेट लॉस कर लो, क्योंकि जो वर्ड होता है ना वो काफी अट्रैक्टिव सा होता है, एंड वी फील कि बस अब हमारा वेट लॉस बहुत ही नजदीक है। तो होता है, उससे वेट लॉस तो होता है लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत है। अभी एक कोई प्रोडक्ट है उनका जो एक छोटा एनर्जी ड्रिंक है, उसका वो लोग बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लेने को बोलते हैं, और उसका अगर आप कंटेंट देखो तो वो जो है आपके एक कप चाय में जितना टैनिन होता है उससे 100 गुना ज्यादा एक्टिव है। तो जब वो बंद किया जाता है ना तो बहुत बार पेशेंट लैंड इनटू डिप्रेशन, इस टाइप के भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। लेकिन आप अगर ये प्रोडक्ट ले रहे हो तो कोई समझो कोई मेडिको पर्सन है और वो रेकमेंड कर रहा है आपको, तो उससे पूरी जानकारी लेकर करिए। बहुत बार ना नॉन मेडिको पर्सन इसमें इन्वॉल्व है, एक वो चीज है और उनको उसका नॉलेज नहीं है, सिर्फ उनको वो प्रोडक्ट्स बेचना है। तो आपके लिए वो सूटेबल है कि नहीं, एक ये चीज है। दूसरी चीज है कि उसमें जो प्रोटीन होता है वो बहुत हेवी होता है, अगर उसका फ्लश प्रॉपर नहीं हुआ तो किडनी पे लोड आता है। तीसरी चीज ये है कि जितना आप इसको वेट रिड्यूस करेंगे, ये तो आप लाइफ टाइम तक ले नहीं सकते हो, इसीलिए मैंने बताया है बीच में कि अगर ये सप्लीमेंट्स इस टाइप से लेते हो एंड अगर आप इसको छोड़ देते हो तो आपका उतना ही स्पीड से वेट गेन होता है। तो ये अगर आप हमेशा ले पाते हो तो ही लो, एंड हमेशा लेना इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। जितना हो सके नेचुरल डाइटिंग चीजों से ही आप आपके फैट को रिड्यूस करो, वो ज्यादा बेनिफिशियल है, लॉन्ग टर्म है। A golden advice coming from our speaker कि ultimately we have to land up getting friendly with the fundamental life principles। एक आपकी दिनचर्या, एक आदर्श दिनचर्या के करीब करीब हमारी दिनचर्या हो, तो हमको बिल्कुल भी कोई भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, और कोई भी चीज के कोई भी ट्रैप में हमको पड़ने की भी जरूरत नहीं है। Here I call upon Ritu Didi to please ask what she wants to. जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल सेशन। और मुझे पूछना था कि सुबह में जो ड्राई फ्रूट्स लेते हैं, भिगोए हुए बादाम, और तो फिर वो स्किप कर दे क्या? देखो, स्टार्टिंग 1 मंथ में तो सब कुछ स्किप करना है क्योंकि वो भी हाई कैलोरी फूड में ही जाता है। एंड अगर आपको ऐसे लगता है कि उसकी नीड है ही तो आप रात के डिनर के टाइम उसके साथ आप ले सकते हो, चलेगा। और घी के जगह अगर कोकोनट ऑयल अगर फ्रेश लिया तो चलेगा क्या? हाँ चलेगा।
बिल्कुल चलेगा, बट घी एक ऐसा कंटेंट है जो वात को कम करता है, कोकोनट ऑयल से भी बेटर, एंड उसका जो फ्रेश आपके घर में जो बनाए हुए हैं वो संस्कारित रहता है। आजकल जो कोकोनट ऑयल है, वी डोंट नो ऑर्गेनिक रहते हुए भी कितना ये रहता है, लेकिन कोकोनट ऑयल से बहुत अच्छा होता है घी। तो आप घी अगर अच्छे से प्रेफर कर सको तो घी लेना बेटर। गाय का घी तो नहीं मिलेगा, कोई भी घी चलेगा? अगर गाय का नहीं भी मिलता है, भैंस का भी घी रहता है और आपने घर पे प्रोसेस करके बनाया है, संस्कारित है, तो वो उतना जी ही हेल्दी है। जी, थैंक यू। गौरी जी, you can ask your question. मैम अभी जो मेरा 42 रनिंग है, तो मुझे बहुत बार ऐसे होता है कि पीरियड्स जब आने होते हैं तो मेरा एब्डोमेन और जो थाइज रहता है उसमें से वेट बढ़ गया है ऐसे लगता है, और बाद में भी ऐसे लगता है कि वेट बढ़ गया है थाइज में और एब्डोमेन में, ज्यादा मुझे ऐसे तकलीफ होती है। हाँ, एक पेरीमेनोपॉजल जो सिम्टम्स होते हैं उसमें थोड़ा हार्मोनल एक्सिस आपका इम्बैलेंस हो जाता है, उसके कारण इन्फ्लेमेशन जैसे सिम्टम्स होते हैं, और आयुर्वेदा के हिसाब से इसको प्योरली वात डिसीज कहा जाता है। तो आप अगर जैसे 8 days बिफोर पीरियड के दशमूलारिष्ट करके एक लिक्विड आता है, वो 3-3 चम्मच अगर खाना खाने के बाद में गुनगुना पानी मिला के लेते हो, एंड कैस्टर ऑयल का जो मैंने बताया अभी वो अगर करते हो, तो इसमें से आपको बहुत फर्क पड़ जाता है। मतलब 2 से 3 साइकिल के बाद में आपका इन्फ्लेमेशन कम होना शुरू हो जाता है। सिर्फ ड्यूरिंग द मेंसेस कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, और कोई भी बेकरी फूड नहीं खाना है, अच्छा घी का सीरा खा लो तो वात बैलेंस रखने में वो हेल्प करता है। ओके, एक और क्वेश्चन। इनफैक्ट दीपा जी ने 3 क्वेश्चन किए हैं यहाँ पर। मॉर्निंग में ग्रीन टी में हनी चलता है क्या? अगर आपका डाइट जो आपका टाइमिंग है, अगर आप 11 बजे से आगे लेना चाहते हो तो आप हनी ले सकते हो, नहीं तो नहीं लिया तो चलेगा, उसमें आप लेमन ले लो लगे तो टेस्ट के लिए। शतावरी कल्प में पानी में शतावरी कल्प जो है वो पानी में ले सकते हैं क्या? शतावरी कल्प इज मेड अप ऑफ शतावरी चूर्ण एंड शुगर। तो शतावरी कल्प ये सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क बढ़ाने के लिए या प्रेगनेंसी में दिया जाता है, सो दैट आपका यूट्रस का मतलब आपका फिटस का हेल्थ अच्छा रहे, एंड उसके बाद में आपका ब्रेस्ट मिल्क अच्छा बने। अगर टाइम आपको लेना है तो शतावरी चूर्ण लेना पड़ता है, वो प्लेन चूर्ण होता है, उल्टा उसका टेस्ट बहुत कड़वा रहता है, तो आप पानी के साथ ले सकते हो जैसे हार्मोनल इश्यूज है उसके साथ में। लेकिन कब लेना है किसी ने रेकमेंड किया तो, अदरवाइज वो भी वेट गेन करने में ही हेल्प करता है। अनलेस कोई चीज ऐसी है कि आपका वेट रिड्यूस ही नहीं हो रहा है और उसका कॉज हार्मोनल है, तब हमको अगर लगता है कि हाँ यहाँ शतावरी मैंने दिया तो रिड्यूस होगा, तभी वो ले सकते हैं। फ्रूट इवनिंग में लिया तो चलेगा क्या? हाँ, बहुत ज्यादा वाटरी फ्रूट नहीं लेना है, जैसे आप सिर्फ मौसमी संतरे खा लोगे तो वैसा नहीं। आपको पपीता है, एप्पल है, पेरू है, नाशपाती है, इस टाइप के फ्रूट जिसमें गर ज्यादा है, ऐसे फ्रूट आप इवनिंग में ले सकते हैं। ओके, सपना जी, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू रानी दी, आपकी वजह से बहुत सारी चीजें हमें मतलब ऑनलाइन से पता ही चल जा रही है, कहीं जाने की जरूरत नहीं गिर रही है, दैट्स व्हाई थैंक यू। और मेरा ये क्वेश्चन था कि जो मतलब अगर स्ट्रेस की वजह से अगर शुगर लेवल बढ़ता है हमारा, तो वो कम करने के लिए या फिर नॉर्मल ये करने के लिए क्या करें? मतलब डायबिटीज पेशेंट है क्या आप? नहीं, मेरा शुगर बढ़ा था लेकिन नॉर्मल है, अभी नॉर्मल है पर बाउंड्री लाइन। हाँ, तो एज क्या है आपकी? 43। एंड शुगर स्ट्रेस से बढ़ जाता है? बढ़ा था अभी स्ट्रेस की वजह से, तो 1-2 चीजें ऐसी हुई कि उसके वजह से थोड़ा सा ऐसा स्ट्रेसफुल हुआ। देखो ऑलरेडी अगर आप बॉर्डर लाइन हो तो आपका HbA1c भी करके देखना चाहिए, अगर वो भी बढ़ा हुआ है, प्री डायबिटिक के ऊपर है,
तो आप डायबिटिक हो ऐसा ही कंसिडर करो। जब भी डायबिटिक पेशेंट रहता है तो उसमें एग्रीवेटिंग फैक्टर्स में स्ट्रेस सबसे मेजर रोल निभाता है। तो उसमें आपको स्ट्रेस इंड्यूस्ड जो हार्मोन है उसको आपको डाइल्यूट करने के लिए जब स्ट्रेस आता है ना तब आपको डीप ब्रीदिंग करना है। मतलब 1 2 3 4 बोलने तक लेना है, 1 2 3 4 5 6 बोलने तक आपको छोड़ना है। ऐसे 8-10 डीप ब्रीथ आपने कर लिए ना तो जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं वो उसका कंसंट्रेशन कम हो जाता है एंड देन वो शरीर पे इतना एक्ट नहीं करता है। तो ये बार बार करना है, मतलब आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। छोटे मोटे भी स्ट्रेस आते हैं तो उसके लिए। और दूसरा है कि आपको एक्सरसाइज डेली करना चाहिए, वॉकिंग टाइप का कुछ ऐसा एक्सरसाइज जिससे आप आपकी शुगर बढ़ने नहीं देंगे। और गोली अगर आपको स्टार्ट हो गई तो फिर आपको बंद नहीं कर पाओगे। हाँ, अभी मेरी गोली स्टार्ट नहीं है। हाँ, और तो मेरा नॉर्मल वॉकिंग की वजह से ही नॉर्मल आया है, वॉकिंग एंड एक्सरसाइज की वजह से। और अभी शुरू है मेरा वो। तो आप अभी ना गहू और दूध और शक्कर तीनों बंद कर दो और मिलेट्स पे शिफ्ट हो जाओ। और समझो आपको ऐसा लगता है तो फ्रेश वेजिटेबल्स जो रहते हैं आपके, एक आधा कोई एक जूस मतलब स्टीम करके उसका जूस ले सकते हो सूप सैलेड के बदले। सैलेड के बदले ओके, सूप नहीं, जूस। जूस ओके। पत्तों को हल्का सा स्टीम करना है आपको छलनी में रख के एंड देन उसका जूस बनाना है। उसमें जीरा, नमक और एक काली मिर्ची का पाउडर डाल के वो आप धीरे धीरे एक एक घूट करके या थिक रख के आप उसको सब्जी जैसा भी खा सकते हो। ओके, तो आप एक, लेकिन पालक रोज मत खाइए, उससे एसिडिटी हो जाती है। तो आप कोई भी एक इसका वैसा ले सकते हो तो वो हाई फाइबर में चला जाता है और उससे कद्दू लौकी का ले हाँ सकते ले हैं सकते ले सकते ले सकते। ओके ओके, थैंक यू। घी या नारियल तेल जो बताया है सुबह लेने के लिए, तो ये क्या एम्प्टी स्टमक लेना है? सुबह अभी ये रेजिम में तो नहीं लेना है वेट रिड्यूस करने के लिए। हाँ, आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो हम ले सकते हैं। अगर घी लेना है तो बेस्ट टाइम इज एट नाइट एंड कोकोनट ऑयल लेना है तो बेस्ट टाइम इज एट मॉर्निंग टाइम। रसायन काल में लेना चाहिए। अच्छा, छाछ मॉर्निंग में ले सकते हैं क्या? हाँ ले सकते हैं। छाछ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम है तो आप दिन भर में भी अगर आपको लगता है, लेकिन ताजे दही की छाछ लेना है और नॉर्मल टेम्परेचर। बिल्कुल। तो ये था हमारा आज का सेशन ऑन ओबेसिटी। आप लोगों की अगर इच्छा रही, आप लोग को ऐसा लगता है, जिज्ञासा रही कि आप अपने हेल्थ से संबंधित और कुछ प्रश्न हैं जो करना चाहते हैं, या ये बताया हुआ रेजिम फॉलो करते समय जो भी आपको अड़चन आई है, तो आप वो भी डिस्कस करना चाहते हैं, तो दिवाली पोस्ट दिवाली सेशन भी हम लोग एक प्लान करेंगे। तो आप लोग एंजॉय करिए दिवाली और दशहरा, नवरात्र और कोजागिरी और करवा चौथ, सब कुछ। और हम मिलेंगे दिवाली के बाद डॉक्टर सोनाली जी से। और एक और चीज मैं कहना चाहूंगी कि लक्ष्मी जी से, दुर्गा जी से आप लक्ष्मी जी या शक्ति मांगेंगी तो ये अपने दवाइयों पे खर्च करने के लिए नहीं मांगे। लक्ष्मी जी जो आएगी आपको मिलेगी, आशीर्वाद मिलेगा, उसे अच्छे अच्छे कामों में लगाने के लिए मांगे, ना कि अपने हेल्थ पर। सरस्वती जी से अच्छी प्रेरणा मांगे कि जो आपने डिसाइड किया है वो आप कंटिन्यू कर पाए। यस, वंडरफुल, दैट इज द बेस्ट थिंग कि सरस्वती जी से हम अच्छी अपनी बुद्धि मांगे कि हम अपनी शक्ति को, अपनी लक्ष्मी जी को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर पाएं। और आप ये सेशन आपको वीएलएफ की यूट्यूब चैनल पर भी देखने मिलेगा। आई विल ट्राई टू गेट इट अपलोडेड एज सून एज पॉसिबल, ताकि आप ये बार बार सुने और आपको एक मोटिवेशन और एक डिटर्मिनेशन मिले कि नहीं, हमें डटे रहना है और बार बार अपने शरीर से खिलवाड़ नहीं करना है कि जब पॉसिबल है तब हमने डाइटिंग कर ली, जब इच्छा हुई तब डाइटिंग छोड़ दी। तो इस तरह से आप कहीं पे नहीं रह जाएंगे, आपके फैट मैम डाइट चार्ट मिल सकता है? यस, डाइट चार्ट मिल सकता है मैम? दोबारा पढ़िए, सुनिएगा और आप अपनी एक विभू डायरी जो आपको की होगी वो उसमें आप अपने हिसाब से पूरा नोट कर लीजिए, ताकि आपको छोटी से छोटी भी अगर डिटेलिंग है तो उसको मिस ना करें। जैसे अभी फॉर एग्जांपल अभी ही सोनाली जी ने बताया कि नारियल तेल मॉर्निंग में लेना है और घी रात में,
So it is such an important thing, right? So please don't miss it. Go through the session all over again. YouTube में फिर से ये सेशन देख सकते हैं और अपने डायरी में आप नोट कर लीजिए, अपने हिसाब से इस को पूरा लिख लीजिए और खुद अपना एक डाइट चार्ट बनाकर फ्रिज पर मैग्नेट की हेल्प से लगा लीजिए, राइट? 2 हैंड रेजेस हैं यहाँ पर. If I am not wrong, these questions are related to obesity. सिर्फ obesity से related questions ही लिए जाएंगे. We are running out of time. We are already getting late. बहुत ही बहुमूल्य समय ऑलरेडी सोनाली जी दे चुके हैं. सेशन इज ऑफिशियली ओवर. आप कुछ ऐसा कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं जो दूसरों को भी मदद मिल सकती है उसके उत्तर से, तो प्लीज यू आर वेलकम. कल्पना जी, योर क्वेश्चन प्लीज. हाँ, कैस्टर ऑयल और ये त्रिफला चूर्ण दोनों भी ले सकते हैं क्या? हाँ, ले सकते हैं ना. त्रिफला चूर्ण बहुत ही माइल्ड लैक्सेटिव है. कैस्टर ऑयल भी बहुत हेवी लैक्सेटिव नहीं है. बहुत ही कम लोगों को ही ज्यादा मोशंस होते हैं, ऐसा कुछ नहीं. या फिर आपको लगता है तो आप जिस दिन कैस्टर ऑयल ले रहे हो उस दिन त्रिफला चूर्ण स्किप कर दो. कैस्टर ऑयल तो रोज लेना नहीं है, हफ्ते में 2 ही दिन लेना है. अच्छा, गर्म पानी में लेना है ना? हाँ, गर्म पानी में लेना. ओके, थैंक यू. हेलो. हाँ दी, मैं पूछना चाहती हूँ जिनका बीपी लो होता है ना, तो क्या क्या बीपी अगर लो होता है हाँ तो शक्कर का पानी, नमक का पानी लेने के लिए बोलते हैं ना. हाँ तो शक्कर से तो वेट बढ़ता है, हाँ. तो उसे क्या करना चाहिए? तो बीपी लो होने की प्रॉब्लम है क्या आपको? हाँ हाँ हाँ. अच्छा, तो कुछ कॉज की वजह से होता होगा ना. हाँ, कभी कभी यानी जैसे छोटा बच्चा है यानी खाने में नहीं आता है कभी. तो आप शहद और नमक ऐसा मिला के ले लीजिए. अच्छा, उससे हो जाता है ना. हाँ. अच्छा, ठीक है. ओके, थैंक यू. तो हम लोग फिर दोबारा से मिलेंगे आफ्टर दीपावली और तब तक आप लोग बने रहिए. थैंक यू वंस अगेन टू डॉक्टर सोनाली जी. और सभी के क्वेश्चन भली भांति आंसर किए गए हैं और एवरीवन इज होपफुली वेरी वेरी हैप्पी. और दीपावली के पहले उन्होंने बिल्कुल अपना हाथ जो है कस के रखा है, खर्च पर भी और कैलोरी गेन पर भी. तो कैलोरी गेन भी नहीं करना है, जैसे हम अपना हाथ खींच के रखते हैं अपने खर्च पर भी. सो हियर वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन. आज हम रात को फिर से इसी लिंक, जिस लिंक से आप अभी ज्वाइन हुए, उसी लिंक से आपको ठीक 9:30 बजे ज्वाइन होना है अपने फैमिली वालों के साथ में. इट इज ओपन फॉर ऑल. तो आप लोग सब ज्वाइन हुए. आई एम वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू. थैंक यू सो मच for joining this session and thank you so much for being with VLF. VLF is soon going to complete its 2 years on 1st of October 2020. जो एक ऑनलाइन हेल्थ अवेयरनेस का शुरू किया था, ये सिलसिला 1 अक्टूबर 2020 को शुरू हुआ था and we have completed over 1700 sessions online health awareness and other sessions. तो आप सभी लोगों को VLF के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और hopefully this October, November also brings in for us many sessions which will help our lives get better. एक सहज जीवन, सुंदर जीवन, स्वस्थ जीवन की परिकल्पना लेकर VLF आपके लिए हमेशा हाजिर है. थैंक यू सो मच. थैंक यू एवरीवन. जय श्री कृष्णा. जय श्री कृष्ण. आप लोगों के सुझाव बिल्कुल वेलकम. बहुत इंटरेस्टिंग सेशंस अभी होने वाले हैं, दिवाली से रिलेटेड भी और हेल्थ से रिलेटेड भी. अभी एक सुजोग स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रिया जी का भी सेशन आने वाला है. हाउ टू लिव आवर 24 आवर्स आइडियल इन एन आइडियल वे. अपने 24 घंटे को हम कितने आइडियल वे से जी सकते हैं ताकि हम हेल्दी रहें. तो ये भी आप लोग ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग सेशंस है विच आर लाइंड अप. थैंक यू फॉर बीइंग हियर एंड प्लीज कमेंट ऑन द यूट्यूब चैनल. आप जो भी सेशन देखते हैं वहां पर जरूर कमेंट करिए ताकि लोग जाने और अपने नोट्स बनाएं. थैंक यू फॉर योर लवली. स्टिल योर फीडबैक्स आर वेलकम. जो भी आप फीडबैक देना चाहते हैं, दैट विल रियली बूस्ट आवर एफर्ट टू डू मोर बेटर. डेफिनेटली आदान प्रदान, यही तो हमारा जीवन होता है और यही हमारा जीवन का उत्सव भी है. थैंक यू सो मच.